इधर पढ़ता है या इधर पढ़ता क्या? है? ठीक है। तो जानना क्या है, जानना जरूरी है हमें कि कोड हम जो लिख रहे हैं वो काम कैसे करेगा और हम लिख ही क्यों रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें वही समझना है, क्योंकि अगर आप देखो ना, हेडर हो गया, अलग अलग सेक्शन है वेबसाइट के जो सेक्शन होते हैं। आप किसी एक सेक्शन को अगर आप रिस्पॉन्सिव बना लिए तो बाकी सेक्शन भी तो वैसे ही रिस्पॉन्सिव होने वाले हैं, नहीं? तो अगर हम सिर्फ जो हमारा हेडर सेक्शन है इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर हम मीडिया क्वेरी लिख रहे हैं, ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं, कैसे काम कर रहा है, तो एक सेक्शन अच्छे से एलोबरेट करके पढ़ते हैं, हर एक चीज को समझ के पढ़ते हैं कि हम जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ताकि आप लोग ना आगे के सेक्शन को और रिस्पॉन्सिव बनाओ। बट देखो ना, थोड़ा सा अपने इनपुट को बढ़ाइए। अ, आप लोगों को करके आना, एटलीस्ट प्रोजेक्ट तो गिटहब पे पोस्ट करके ही आना चाहिए था, नहीं? गिट तो इनिशियलाइज कल करके पक्का गिटहब कर पे देंगे। क्या हुआ? कल कर देंगे कल। आज थोड़ा ठीक टाइम का। ठीक है, कल कर देंगे, मुझे पता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज तो मुझे पढ़ाना ही है, मैं तो पढ़ा ही दूंगा, है ना? आप फिर तो क्या ही आप आज तो हम वहीं डिस्कस ही करने जा रहे हैं, हम तो स्टार्ट से ही कर देंगे। बट देखो ना, आपको हर दिन ना हम आगे का होमवर्क तो देते ही रहेंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो उसको ना ट्राई करिए जितना भी आप कर सकते, 50%, 60%, 70%। 100% नहीं होता कोई बात नहीं, बट ट्राई तो करिए। बट अगर आप ऐसे सोचेंगे ना कि यार ठीक है, सर तो बता ही देंगे, हम तो बता देंगे, हमने तो पढ़ा भी दिया है, बट क्या होता है ना, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ना वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है ना, प्रॉब्लम आनी है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं, नहीं? तो आपको क्या है ना, आप सीएसएस प्रॉपर्टी लिखेंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन आएगा ही। ठीक है। और क्योंकि सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा भी नहीं है और ना ही आपको समझ में आने वाला है, तो जब आप प्रॉब्लम आएगी ना तो आप सर्च करेंगे। तो प्रॉपर्टी और एलिमेंट ना आप ऐसे ही एक तरीके से बोल सकते हो, याद करना या भी अगर उससे आप फेमिलियर होना, जो आप होंगे आप वो प्रोजेक्ट कर करके ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जाके ना वहाँ पे सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो हाँ? प्रोजेक्ट में ही इतनी सारे हम प्रॉपर्टी जो यूज करें, जो भी प्रॉपर्टी यूज करो उसके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है। इसलिए बहुत ही आराम से पढ़ेंगे हम लोग, पहला सेक्शन जितना भी आराम से हो सकता है। ठीक है। मतलब आपको एंगेज करके किया जा सकता है उतना करेंगे। तो मे भी बहुत सारे हम लोग नई प्रॉपर्टी नहीं, बट जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, बट आपको भी क्या करना है उसके बारे में हर दिन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक साथ आप पूरी सीएसएस और एचटीएमएल पढ़ने जाएंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे और पढ़ेंगे भी नहीं। क्योंकि ये क्या है, सिंपल तो है। तो क्या होता है ना कि हम बहुत जल्दी ना स्किप कर देते हैं, जैसे कि आप मान लो आप लाइव क्लास 2 घंटा अटेंड करते हैं, लेकिन जब रिकॉर्डिंग देखना आता है तब क्या करते हैं, 2x लगाते हैं, नहीं? यस सर। क्योंकि माइंड हमारा ऐसा है ना कि दूसरी बार तीसरी बार जब हम पढ़ने जाते हैं ना तो हमारा फोकस ही नहीं बनता है, नहीं? हमारा माइंड हो गया लगता है ठीक है, इजी है, हमें तो आता ही है। तो पहली बार ही जितना अच्छे से आप पढ़ लेंगे ना उतना ही अपने लिए बेटर होने वाला है। क्लियर? तो चलो, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक प्रोजेक्ट का सेटअप हम कैसे करना है, तो वहां से शुरू कर रहे हैं प्रॉपर। सबसे पहले तो जैसा कि हमने बताया। तेरे लिए ही है। तेरा चाहिए जा। ठीक है। क्या ये चलो। म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, कर लीजिए। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं फिर डिस्कस करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सारा स्टेप तो डिस्कस कर ही लिया था, थ्योरी तो अभी हमने अपलोड नहीं किया। बट अगर थ्योरी जिसको जानना है कि कैसे हमें सोचना, इनिशिएट करना एक प्रोजेक्ट के साथ, तो लास्ट क्लास की वीडियो देख लेगा, आज अपलोड कर देंगे। अदरवाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या बताया था कि अगर हमें कोई भी वेबसाइट बनाना है तो सबसे पहले तो हमें सिंपल उस वेबसाइट, अगर हमें पहले तो जानना ही होता है कि हमें किस टाइप की वेबसाइट बना, टाइप वेबसाइट, हर एक टाइप की वेबसाइट आप नहीं, क्योंकि अगर हमें किसी भी वेबसाइट का डिजाइन करना है, ठीक है, उसका यूएक्स या यूआई बनाना है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, उस फील्ड के बारे में वैसी वेबसाइट या वैसा आपने कुछ रिसर्च कर देख रखे होंगे, तो आप शायद ज्यादा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि हमारा लेआउट कैसा होना चाहिए, नहीं स्टाइलिंग कैसे, क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं है डिजाइन के बारे में, कुछ हमें तो पता है नहीं। सही बात है। हम तो सिर्फ कोड जानते हैं, कोड कर सकते हैं, बट डिजाइन के बारे में हम मान के चलते हैं कि आपको कोई आइडिया नहीं है, ना तो कलर का कोई आइडिया है, ना ही स्पेसिंग का कोई आइडिया है, ना ही टाइपोग्राफी का कोई आइडिया। ठीक है। ये तीन चीज बेसिकली बहुत ज्यादा मैटर करती है आप फिर यूआई बनाएंगे। कलर,
टाइपोग्राफी और स्पेसिंग, कि आप स्पेस कितना दे रहे हैं। तो इस तीन के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। बाकी क्या होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हमारा कोर्स चलने ही वाला है, तो धीरे धीरे आप फेमिलियर होते जाएंगे। बाकी फिर लास्ट प्रोजेक्ट में या फिर सेकेंड लास्ट में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का सेटअप करते हैं। फिर हमें तो पता ही है कि हमें पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है। वो भी पोर्टफोलियो में भी क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे कि अगर मान लो मैं एक फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, तो शायद मेरा पोर्टफोलियो की पेजेस अलग होंगे। अगर आप एक डेवलपर हैं और सीख रहे हैं, ठीक है, तो शायद आपके पोर्टफोलियो का ना पेजेस अलग हो सकते हैं। पेजेस समझ रहे हैं, जैसे कि जो हम लिंक बनाते हैं, नहीं, अबाउट का, होम का, वैसे पेजेस नहीं। तो वो अपने अपने हिसाब से आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ चेंज करने पेज पेज तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट एक ओवरऑल कैसा हमें एक पेज होना, एक वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, वो चीजें हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने कोड से ही शुरू करते हैं, शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पे, हो रही है सर। ठीक है। तो आई थिंक आपने नाम तो लिख ही लिया होगा, प्रोजेक्ट। हमने पिछली क्लास में इसमें गिटहब में कमांड पहले खोलने आता है, कमांड लाइन हम गिटहब का खोल सकते हैं, हाँ। ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। शॉर्टकट क्या होता है? टर्मिनल को आप ओपन कर लेंगे, हाँ, तो फिर कैसे फोल्डर करेंगे? बना लेंगे पहले ना टर्म। फोल्डर बना लें। सारा हाँ काम ना बना। टर्मिनल से ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम टर्मिनल तो लोगों ने कहाँ। टर्मिनल पढ़ रखा है, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और फिर ठीक है सर। ठीक, तो चलो, ठीक है। तो फोल्डर का नाम हमें क्या रखना है? पहले तो अम, इसको डेस्कटॉप पे ले जाते हैं। तो देखिएगा, बाकी जो लोग थोड़ा जिसके लिए नया होगा टर्मिनल, उसको क्या करना, देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अभी हम लोग राइट क्लिक करके जो फोल्डर और फाइल बनाते हैं, वो सारा काम हम लोग क्या कर रहे हैं, कमांड लाइन इसको बोलते हैं। आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि आप सीएस बैकग्राउंड से हैं। तो उसके थ्रू ही हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो उसमें कुछ कमांड चलाएंगे और हमारा क्या होगा, फाइल फोल्डर जो भी हमें क्रिएट करना है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, बताओ, हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम डेस्कटॉप पे मूव कर लेते हैं, क्योंकि अभी सीडी हम, करके डेस्कटॉप ठीक, लिख लेंगे। हाँ, ठीक है। अब ये डेस्कटॉप क्यों मैं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि अभी रूट में हमारा डेस्कटॉप है, इसलिए हम वहां से डायरेक्ट कर ले। अदरवाइज हमें अगर 2 स्टेप आगे जाना होता तो शायद हमें पाथ देना पड़ता, ना कि सिर्फ सीडी डेस्कटॉप करना होता। क्लियर? ये तो हमने पढ़ा ही रखा ना, कि ये हम अच्छा। ऐसा नहीं कि हमेशा नाम ही देते हैं। हमें बेसिकली क्या करना होता है, जहां भी जाना होता है उसका पाथ देना होता है। तो ये जस्ट एक ही स्टेप ऊपर था, इसलिए हम सीडी करके डेस्कटॉप में। तो अभी हमारा देखो क्या है, डेस्कटॉप पे आ गए, मुंह कहाँ पे करके, ये जो परसेंटेज का साइन बना है उसके जस्ट पहले क्या है कि हमारा बेसिकली डायरेक्टरी दिखा रहा है कि अभी हम कहाँ पे हैं, ठीक है। अभी जो फोल्डर बनाएंगे तो कहाँ पे दिखेगा, तो कहाँ पे दिखेगा, हमारे डेस्कटॉप पे दिखेगा। डेस्कटॉप क्या है हमारा, ये स्क्रीन ही डेस्कटॉप है, ठीक है। तो अगर हम कोई फोल्डर बनाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा, जिससे ये सारे फोल्डर बने हुए हैं, वो फोल्डर हमारा दिखेगा। ये अगर यहाँ पे कमांड अगर नहीं समझ में आया तो कमांड लाइन वाला जो वीडियो है ना, उसमें बड़ा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है, अच्छे से किया है, तो आप जरूर देख लीजिए। बाकी फिर भी समझ में तो आएगा ही। तो हमें क्या करना है, अपना पहले एक फोल्डर बनाना है, जो कि पूरे हम्म। वेबसाइट को, फाइल एंड फोल्डर को उसी में हमें रखना है, इसी फोल्डर में। तो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे यार। फोल्डर, MKDIR, ठीक है। मेक रिपोजिटरी। डायरेक्टरी बना रहे, हम क्या बना रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं। पोर्टफोलियो डाल देंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट, चलो वेब लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, फोल्डर बनेगा। तो देखो अभी मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, तो देखो अभी यहाँ पे हमारा क्या बन गया, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे होगा, ये पोर्टफोलियो वेब नाम का देखो फोल्डर बन गया ये। अभी क्या है ये, खाली फोल्डर है, नहीं, क्योंकि सिर्फ एक फोल्डर ही अच्छा। तो हमने बनाया है। तो अभी जो हम राइट क्लिक कर करके बना रहे थे, अब हमें क्या करना है, सिंपल कमांड लाइन से ही करना है। तो अभी जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, कि अभी हम एक हमारा ये तो पोर्टफोलियो का फोल्डर हो गया। अब इस फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, कोड करने हैं, HTML के कोड करने हैं, CSS के कोड करने हैं, नहीं।
तो उसके लिए भी फोल्डर बना लेते हैं जो कि इस पोर्टफोलियो वाले फोल्डर के अंदर होंगे। तो तो अभी पहले जैसे हमने, सीडी करके हाँ जी, सीडी करके हम क्या करना होगा, पहले तो भी डेस्कटॉप से जाके हमें किस में जाना होगा, इसमें जाना होगा, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो वेब वाले में, में। सीडी सिंपल पोर्टफोलियो लिख पोर्टफोलियो अगर, वेब। ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे अगर मैं ये कमांड चला दिया तो अभी देखो हम कहाँ पे आ गए, पोर्टफोलियो वेब में। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली 3 फोल्डर बनाने जा रहे हैं जिसमें अलग अलग चीजें हम उस फोल्डर में रखेंगे, क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट का सेटअप करना बहुत सही जरूरी होता है ताकि हमारा नेविगेशन अच्छा हो सके। ठीक है, तो ये फाइल एंड फोल्डर हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आगे चल के ना आपको बहुत सारे ऐसे ही प्रोजेक्ट में जो फाइल एंड फोल्डर, और ये तो बहुत ही कम फाइल एंड फोल्डर हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। बट जब एडवांस प्रोजेक्ट बनाए तो शायद आपको ना एक प्रोजेक्ट में 50 100 फोल्डर बनाने पड़ जाते हैं। ठीक है, अभी अब आपको मैं अपना प्रोजेक्ट दे पाऊंगा तब आपको देखेंगे उसमें ऑलमोस्ट करीब इस समय 85 85 फोल्डर हमने बना रखा है। तो अभी तो बहुत सारे अभी इसमें ऐड होने वाले हैं। ठीक है, तो फोल्डर आपको बनाना ही इसलिए हमें ना कमांड लाइन सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको 1 2 फोल्डर बनाना है तो हम राइट क्लिक कर करके बना सकते हैं। बट अगर आपको कमांड लाइन आता है तो हम नेविगेट भी कर सकते हैं इजिली एक एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, और हम वहाँ पे फाइल एंड फोल्डर एक साथ बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या कर किए थे पिछली बार, मेक, जो हमने ये कमांड चलाया था MKDIR, ये क्या हम्म। करता है कि हमारा फोल्डर बनाता है, डायरेक्टरी बनाता है बेसिकली, जिसको हम फोल्डर भी बोलते हैं। तो अगर अभी हमने पिछली बार सिर्फ एक फोल्डर बनाया था, बट अभी हमें क्या करना है, मल्टीपल फोल्डर एक साथ ही बना लेना है, नहीं? ठीक है, पोर्टफोलियो वाले में कौन कौन सा फोल्डर बनाना है हमें, सबसे पहले तो HTML का एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, HTML के सारे कोड किस में रखेंगे, इस वाले फोल्डर में अच्छा। रखेंगे, जो भी HTML की फाइल होगी। ठीक है, एक CS का फोल्डर बना लेते हैं जिसमें CSS का, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे CSS के कोड इसमें रखेंगे। ठीक है, और एक हम क्या बना लेते हैं, इमेज को। एसेट नाम का फोल्डर बना लेते हैं। एसेट, दिमाग का एसेट की स्पेलिंग बताना है, क्या होता है, ASSETE होता है, T तक ही होता है, कहाँ कहाँ देखो दिमाग ही नहीं काम होता है। बताना, ठीक है, एसेट, ठीक है, क्या होता है, स्पेलिंग ई सही हटा मैंने लिखी? दीजिए। हाँ, टी के बस बाद ई वो, हाँ। सही है बस ना, बस सही है। एसेट ASSET, यस। ठीक है। चलो, तो ये हमने क्या किया, 3 फोल्डर बना दिया। अब ये एक ही बार अब कमांड चलाया हमने, और ये देखो क्या होगा, इस फोल्डर के अंदर जो पोर्टफोलियो वेब फोल्डर था उसमें तीनों एक साथ बन गए, नहीं? देखो ये सारे फोल्डर बन गए। या तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक कर करके हम फोल्डर बनाते हैं, हमने क्या किया, एक ही बार में हमने फोल्डर बना दिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि कौन कौन सा फोल्डर बनाना है, क्योंकि आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो आप पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सा फोल्डर बनाना है। ये तो कॉमन सी बात, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि आप डायरेक्ट कोड लिखना नहीं शुरू करते हैं, बल्कि हम पहले प्लान करते हैं कि हमें वेबसाइट जो बनाना है उसमें कितने फोल्डर बनाएंगे, कौन कौन सी फाइल होगी, मतलब पाथ का कौन कौन सा होगा, और देन उसके बाद कलर कौन सा यूज करना, वो सारी चीजें हम पहले कर लेते हैं जब रिसर्च कर रहे हो। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था, तो यहाँ पे हम कर नहीं रहे, डायरेक्ट कोड से शुरू करना है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करना है, हेडर बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो हेडर के लिए ना HTML के अंदर, क्योंकि अलग अलग सेक्शन के लिए हमें कोड करना है। ठीक है, तो HTML के अंदर हम क्या करते हैं, हेडर बना लेते हैं। ठीक है, एक हेडर नाम का फोल्डर जिसके अंदर हेडर हम बना के, अगर हमें मल्टीपल हेडर बनाने हैं तो हम बना सकते हैं, या तो अभी तो हम सिंपल ही बना रहे हैं, अपनी वेबसाइट बनाए, बट जैसे कि नहीं, तरीका देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अलग अलग टाइप के हेडर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आपने पहला बनाया जिसमें आप शायद जो हमारा सर्च बॉक्स है वो नहीं है, एक हेडर बना रहे हो जिसमें सर्च बॉक्स है, ठीक है, एक ऐसा हेडर बना रहे हो क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो आप ना, तो शायद मे भी आपको प्रैक्टिस क्या है कि एक टाइप का हेडर तो मैंने आपको बना दिया, बट आपको अलग अलग एलिमेंट डाल के भी तो हेडर बनाने हैं। शायद पहले हेडर में हम लोग सब मेन्यू का यूज ना करें, दूसरे हेडर में हम सब मेन्यू का यूज करें। तो आप क्या कर सकते हैं कि हेडर में हम एक हेडर HTML में एक हेडर फोल्डर ही बना सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। तो मल्टीपल हेडर टाइप हमें बनाना जरूरी है ताकि आप उस हेडर वाले फोल्डर में अलग अलग टाइप के हेडर बना सकें। बट एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में नहीं बनाते हैं तो हम नहीं बना रहे, ठीक है।
इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं कि हेड सेक्शन वाइज फोल्डर नहीं बनाते हैं, पेजेस बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। बट अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप बना, जब बंडल बनाते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के लिए हम अलग अलग बना। तो अभी हम, अब जो हमने ये बनाया है इसी फोल्डर को हम क्या करते हैं, HTML के अंदर हमें कोड करना है, तो हम चाहें तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, फाइल बना सकते हैं index.html। क्या करना होगा उसके लिए, हमें सबसे पहले तो किस में जाना होगा, जो हमने HTML फोल्डर बनाया है, उसमें हमें CD कर देना है, सीडी ठीक है। करके HTML खोलेंगे। हाँ, CD करके अगर हम जो हमारा HTML फोल्डर में जाए, फिर यहाँ पे हम क्या चला लेंगे, कौन सा कमांड, क्योंकि अब हमें टच। फाइल बनाना है ना कि टच। फोल्डर बनाना है। तो फाइल बनाने के लिए हम कौन सा कमांड चलाते हैं, टच कमांड, ठीक है। टच लिख के अगर हम क्या कर रहे हैं, जो भी फाइल बनाना है उसका नाम दे दें, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इंडेक्स में क्या है, ये फाइल बनाना है, index.html करके जो फाइल है इसको बना लेना है। तो मैं इसको बना दिया, ठीक है। अब हमें एक स्टेप बैक जाना है, क्योंकि हमें पोर्टफोलियो वाला फोल्डर में CS में भी, CSS में भी हम स्टाइल नाम का फाइल ना इसी जगह से बना लेते हैं, ताकि आपको बना सको। चलो इसको ना हम वहाँ से ही करते हैं, ठीक है। बट हम बैक कर सकते हैं, एक स्टेप बैक जाना होगा तो कौन सा कमांड चलाना होगा हमें, चलो CD स्पेस डबल REM डॉट लगा दे, सॉरी नहीं, डबल डॉट, ठीक है। दो डॉट, हाँ। मतलब एक स्टेप हमें ऊपर तो जाना है। अरे हम्म। डबल डॉट से क्या होता है, हम हाँ, एक पेरेंट व्यू स्टेप नेम, ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। तो वही डबल डॉट है, हर जगह यूज करो, ठीक है। तो अभी देखो हम फिर से एक क्लास, मतलब एक स्टेप ऊपर चले गए पोर्टफोलियो में। अगर हमें चाहना है, जैसे हमने HTML के अंदर index.html की फाइल बनाया, वैसे अगर हमें आप CD करके अगर हम CSS में चले जाएं, तो हम CSS के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, वही टच स्टाइल कमांड डॉट चला सी लें। और टच कमांड चला के इसमें हमें क्या है, क्योंकि मैक्सिमम आप स्टाइल देखते हैं तो स्टाइल नाम की ही हम बनाते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी हम हेडर के लिए स्टाइल करेंगे, स्टाइल अलग अलग करेंगे, सेक्शन वाइज करेंगे, ठीक है। हेडर स्टाइल का जो डॉट पेज बना रहे हैं CSS। उस, हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करें, हेडर डैश स्टाइल करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें हेडर के लिए स्टाइल बनाएंगे, लिखेंगे, एक्सटर्नल फाइल बना रहे हैं। अगर यहाँ पे ना जहाँ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, पूछ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि सर मैंने इस, हाँ, सर मेरा जो एरर आ रहा है। एरर आ रहा है, एरर आएगा क्योंकि मैं मैकबुक में चला रहा हूँ, मैक ओएस मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप विंडो में चला रहे नॉर्मल होंगे, टाइम नहीं। वो चला रहे तो होंगे इसके सर। लिए ना हमने इंस्टॉल करवा रखा है गिट, बेसिकली गिट बैश करके ना, गिट वेबसाइट पे जाइए, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अभी गिट पे जाएंगे, या तो ना वीडियो देख लीजिएगा कमांड वाले लाइन में, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आनी ही आनी है। तो अपन वो वीडियो अगर देख लेंगे तो ज्यादा आपको बेटर होगा, ठीक है। तो अभी के लिए साथ में प्रैक्टिस ना करिए, बट प्रॉब्लम जो आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ है, तो उस समय हमने इसका सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया था। तो अभी बस अंतर इसलिए आ रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम चला रहे हैं, मेरा मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका विंडो है, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग कमांड से ना हम चीजें बनाते हैं, ठीक है। जिससे कि आप में भी MKDIR तो होता है, बट बेसिकली क्या है कि वहां पे हम मल्टीपल फाइल एक साथ नहीं बना पाते, या फिर बेसिकली इसलिए हमें क्या करना, सेम इन्वायरमेंट, मतलब एक तरीके से सेम ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वायरमेंट बनाना, ताकि जहाँ पे ना ये सारे कमांड, जैसा मैं कमांड चला रहा हूँ वैसे ही कमांड आपका भी चल जाए। तो अभी डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। या फिर आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ट्राई करिएगा, है ना। तो हो जाता है, गिट बैश करके वेबसाइट है, अभी उस पर जाएंगे तो देखेंगे। चलो, अभी प्रैक्टिस मत करिए साथ में, अगर नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। तो अभी हमने क्या है, हमें टेस्ट कमांड चला रहे हैं क्योंकि हमें ये फाइल बनाना है, हेडर डैश स्टाइल डॉट CSS करके, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें हेडर के लिए ही। तो आई थिंक मेरा प्रोजेक्ट का अभी जो सेटअप है वो हम लोगों ने ऑलरेडी टर्मिनल से फाइल एंड फोल्डर जितना बनाना तो बना दिया। अब हमें क्या करना, कोड करना है। तो उसी फोल्डर को क्या करना है, जो भी हमने बनाया था अपने VS कोड में ओपन कर लेना, ओपन पे क्लिक करना, क्योंकि हमने कहा बनाया था, डेस्कटॉप पे बनाया था। डेस्कटॉप पे जाते हैं, पोर्टफोलियो वेब नाम का हमने फोल्डर बनाया था, इसी में सारा फोल्डर है। तब हम ओपन कर लिए, देखो हमारा क्या है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी। यहाँ पे आके राइट क्लिक कर करके हमें फाइल एंड फोल्डर बनाना होता है,
हाँ, बट अभी हम क्या किए, एक ही साथ में हमने बाहर से ही बना दिया, और जितना भी बनाना हो एक साथ बना सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल। और ये सीखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर आप ऐसा मत सोचिएगा कि ठीक है मेरा काम तो हो जा रहा है ना राइट क्लिक से। इसलिए मैंने बोला था कि प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आगे जब भी अभी ना, अभी तो जानो हम लोग कुछ भी कोडिंग में तो भी आप इंटर किए नहीं हो ना, तो अभी आपको शायद टर्मिनल का ना उतना यूज नहीं दिख रहा है। बट अभी बैकएंड का कोड जो भी हम लोग लिखे वहाँ पे टर्मिनल के बहुत सारे कमांड हैं, ठीक है। अगर आप डिप्लॉयमेंट में जाते हो तो वहाँ पे टर्मिनल, तो टर्मिनल से फेमिलियर होना आपको बहुत ही जरूरी है अगर आप डेवलपर बन। जैसे कि हमने गिट इन गिटहब की प्रैक्टिस करवाई थी, आपको लग रहा है अभी कि यार ठीक है क्या ही पढ़ना। बट अगर आपको एज ए डेवलपर जॉब लेनी है तो विदाउट गिट इन गिटहब का अच्छा नॉलेज हुए आपको जॉब जल्दी मिलेगी। वहाँ पे जाके आपको या तो इसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, नहीं तो इसीलिए आपको ना जो बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको डिस्कस कर, इसलिए हम लोगों ने हर एक टॉपिक पे कितना अच्छे से डिटेल किया है। बट हमें पता है कि वहाँ पे हमने एडवांस नहीं पढ़ा, क्योंकि पहले हमें आपको फैमिलियर करना बहुत जरूरी है, नहीं। हाँ, तो मेरा क्या मैं बोल सकते हो कि मेरा जो गोल है सबसे पहले तो यही है कि आप, क्योंकि आप सबके लिए में भी हो सकता है ना, बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं उनके लिए वेब डेवलपमेंट ही नया है, नहीं। तो पहले तो फैमिलियर होना भी बहुत जरूरी है कि यार जो चीजें हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। देन हम धीरे धीरे ना इनके में, इसलिए मैंने बोला कि हम करीब 4 से 5 प्रोजेक्ट करवाएं। हर प्रोजेक्ट में आपका ना जो नॉलेज का लेवल है वो अपग्रेड होता ही रहेगा, ठीक है। तो जितना भी पढ़ाया जा रहा है बस उसकी प्रैक्टिस करिए। बहुत आगे की पढ़ने की कोशिश में, ये अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके पास टाइम है, तब तो जाइए आगे मूव करिए। बट जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि दोबारा तो नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं। तो लास्ट में देखो हम तो कवर तो सब कुछ कर देंगे, बट क्या होगा कि जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया कि हम 8 से 9 महीने में आपको एक अच्छा मतलब नाम वाला फुल स्टैक डेवलपर नहीं, काम वाला बनवा देंगे। बट अब ये 8 9 महीने में क्या होता है ना, इतने सारे एकदम देखो मैं आपको डरा नहीं रहा, बट रियलिटी में बताऊं कि इम्पोर्टेंस के पर्पज से मैंने बोल रहा हूँ कि HTML CSS का कितना बड़ा रोल है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कितनी चीजें सीखनी है, उसका ना अभी आप सिर्फ 5% सीखे हो, ठीक है। अभी 95% आपको अलग अलग दिमाग और मेहनत सब लगाना बाकी है, अगर आपको एक अच्छा फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है। बट हाँ, तो वहां पे क्या होगा ना, वहां पे कॉन्सेप्ट ये सब चीजें जो पढ़ रहे हैं ना, कई बार रिपीट होने वाले हैं। तो अगर ये आपका तैयार होगा ना, तो 95% जो भी पढ़ना बाकी है वो पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वहां पे दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे कि अभी हम लोगों ने कमांड लाइन पढ़ ली, ठीक है, फेमिलियर हो गए। अगर जब सोचो ना, अगर हम मालूम मैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वहां पे जब मैं आपको डायरेक्टली आपसे आपको ना टर्मिनल से इंटरेक्ट करवा रहा हूँ, ये सारे कमांड पढ़ रहा हूँ, तो आपको क्या लगेगा यार ये तो कहाँ से नया कॉन्सेप्ट आ गया। बट आप पहले से फेमिलियर होंगे तो शायद में भी वहाँ पे 2 4 कमांड नया आपको बस सीखना होगा, जो कि आपको ना बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ना जितना पढ़ाया जा रहा है ना उसी चीज की जितनी प्रैक्टिस, देखो क्या है, हम आपको ना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करवा पाए, क्योंकि अगर हर चीज की मल्टीपल सिनेरियो में प्रैक्टिस करवाने जाएंगे तो शायद जो हम 8 महीने का कोर्स कर रहे हैं वो शायद 24 मंथ का हो जाए, नहीं। तो उतना तो टाइम है नहीं ना, तो आपके पास है ना तो हमारे पास। तो इसलिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, जितना पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और ये मैक्सिमम लोग ना यहाँ पे गलती कर लेते हैं। उनको क्या लगता है ठीक है पढ़ाया जो सर ने समझ तो लिया, ठीक है, वो आज आपको समझ में आ रहा है क्योंकि हम इतना आराम से आपको पढ़ा रहे हैं। बट 10 दिन बाद ना आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किया है आपने, आप उसका प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाएंगे, नहीं। जस्ट एग्जाम्पल कि जैसे कि हम लोग जब पढ़े थे गिट एंड गिट हब, सबको समझ में आया था यस सारे सर। कमांड। बट यस आज सर। अभी ना आपका टेस्ट है, अब हमें क्या करना है कि इसी सर मैंने प्रोजेक्ट को, बनाया भी था, हाँ मैंने ठीक करा है। भी था आज पूछ बताया था ना। अच्छा पुश मैंने बस आपका प्रोजेक्ट है, अच्छी बहुत बढ़िया, नहीं मैंने आपने करके पुश, देखा तो पूरी चल गई थी मेरी, और ठीक है मैंने भी बहुत बढ़िया, उसको पूछ भी कर दिया था। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना, बाकी लोगों को नॉलेज टेस्ट करना। तो ललिता जी आपने पुश किया है तो आप मत करिएगा, आप न बोलिएगा। बाकी लोगों ने नहीं किया तो इन लोगों का ना ओके एक सर। बार रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है सर। चलो
तो अब हमें क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट को मैंने क्या बताया था, हमने एक पहले तो स्ट्रक्चर बना लिया, क्योंकि अब हमें हर स्टेप पे स्टेप बाय स्टेप कोड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इस इतने जो भी हमने कोड लिखा है, या फिर चलो पहले इंड HTML जो हमने बनाया है, एक बेसिक HTML लिख के फिर इसको पोस्ट करते हैं, ताकि गिट एंड गिटहब की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हेडर वाले सेक्शन में आते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था कि अभी हमें HTML का पेज बनाने को, तो हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं कि बॉयलर प्लेट का यूज कर लेते हैं, जो बॉयलर प्लेट होता है। तो आप दो तरीके से हम करते हैं, या तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है उसका बना के उसको हम टाइप करें, टाइप की जो होता है उसका जब प्रेस करेंगे तो हमारा बॉयलर प्लेट आ जाता है। या तो क्योंकि हम लोग HTML5 पे कोड कर रहे हैं, तो आप सिंपली VS कोड में क्या करो, HTML5 लिखो। ठीक है, HTML लिखो तो देखो HTML5 का ये कमांड आ रहा है। नहीं, अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारे लिए क्या है, एक बॉयलर प्लेट, जो ऑलरेडी हर एक पेज में ना इतनी इतना कोड आपको लिखना ही होता है। तो आपको क्या है कि आपने एक चीज टाइप किया, एक कीवर्ड, और आपको ये सारा बॉयलर प्लेट बार बार टाइप, क्योंकि हर पेज में हमें इतना कोड लिखना ही होता है। क्योंकि हम जो भी पेजेस बनाते हैं, हम उसमें बॉडी वाले सेक्शन में सारा कोड करते हैं, जो कि पब्लिक को दिखता है। ठीक है, एक यूजर को दिखता है। और हेड सेक्शन में हम क्या करते हैं, उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि जो सर्च इंजन वो समझ पाए कि ये डेटा, ये जो भी हमने लिखा है, पेज बनाया, वो किसके बारे में है। ठीक है। तो HTML5 में हम लोग कोड कर रहे हैं। HTML5 क्या है, बेसिकली एक वर्जन है। नहीं, क्योंकि जब पहली बार HTML बनाएगा तो HTML1 से शुरू हुआ था, धीरे धीरे क्या हुआ, वर्जन बदलते गए। जैसे भी ये डॉक टाइप HTML लिख रहे हैं, ये ब्राउजर को बता रहा है कि ये जो HTML का कोड है वो HTML5 में लिखा गया। बट अगर आप HTML4 में लिखना चाहते हैं तो ये शायद जो डॉक टाइप है, ये सिर्फ इतना नहीं बल्कि आपको और भी बड़ा कोड लिखना है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा HTML4 में हम कैसे बॉयलर प्लेट बनाते हैं, तो आपको दिख जाएगा। बट जानने की क्या जरूरत है, हमें कोड तब करना है नहीं HTML4 में। तो समझ में आया? अब हमें इसी में सारा कोड करना है, क्योंकि अभी हमें क्या बनाना है, वेबसाइट में कई सारे सेक्शन होते हैं। एक सबसे ऊपर वाले सेक्शन को हम हेडर बोलते हैं, बीच वाले को मेन सेक्शन बोलते हैं, और मेन के अंदर ना कई सारे सेक्शन बनते हैं। तो बहुत सारे कल परवेज जी का क्वेश्चन था कि सेक्शन हम कैसे, मेन को के अंदर सेक्शन कैसे बनाएंगे अलग अलग टाइप में। तो सेक्शन जो हमारा सिमेंटिक एलिमेंट है, उसे यूज करके अगर हमें जितने भी सेक्शन बना रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे जब मेन सेक्शन बनाएंगे। अभी हमें क्योंकि पहला वाला काम करना, हेडर सेक्शन बनाना है। तो हेडर सेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एड क्योंकि टैग का हेडर यूज करेंगे। सिंपल क्या, हम हेडर जो एलिमेंट हमारा होता है, तो ये HTML का एक एलिमेंट है हेडर। ठीक है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो क्या है, एलिमेंट क्या करता है कि एक ओपन टैग होता है, एक क्लोज टैग होता है। ठीक है, तो इसके बीच में कंटेंट इन सारा मिला के एक एलिमेंट बनता है। तो अगर अभी इसमें अगर मुझे कुछ लिखना है, तो इसके कंटेंट इसके अंदर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इन ओपन और क्लोज टैग के बीच में लिखें। क्लोज टैग इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये एंगल ब्रैकेट में हेडर से पहले स्लैश लगा हुआ है, तो आपको ये लगा। और जितने भी मैक्सिमम आपको जो एलिमेंट आप बनाएंगे, वो ओपन टैग और क्लोज टैग के साथ ही आते हैं। ठीक है, कुछ सिनेरियो में आपको क्या होगा कि ये क्लोज वाला टैग नहीं यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये ओपन वाला जो ये हेडर लिखा हुआ है, ओपन टैग। ठीक है, तो पहला वाला टैग को ही यूज होता है, दूसरा वाला नहीं होता। क्यों, उस सिनेरियो क्या होता है जब आपको बीच में कोई कंटेंट नहीं लिखा, जो कि जैसे कि इसमें हम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने हाँ अभी यहाँ पे क्या लिख दिया, हेडर। तो अगर ऐसा कंटेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें आपको कंटेंट की जरूरत होती नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पटी एलिमेंट बोलते हैं, जो तुमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अभी हमने हेडर बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसी के अंदर सारा चीज करना, कोड करना है। बेसिकली जो हमारा हेडर वाला सेक्शन होगा, नेविगेशन बार बनाना है, लोगो डालना है, या फिर कुछ भी करना है, वो इसी के अंदर करेंगे। और इसके लिए हमें CSS भी लिखना है। तो CSS के लिए हम क्या करें कि हमने जो CSS में फाइल बना रखा है हेडर का, तो इसमें हम क्या करते हैं, CSS लिखेंगे। CSS लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि अभी तक हम लोग इनलाइन CSS कर रहे थे कोड, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हेड वाले सेक्शन में स्टाइल टैग का यूज कर रहे थे ना, स्टाइल लिंक करा एलिमेंट का। देंगे सीएस। बट अब हमें वहां पे करना है नहीं, हमें एक्सटर्नल फाइल में करना है CSS कोड।
यहाँ पे कुछ करना नहीं। जैसे कि अभी मैंने सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हेडर को हम क्या करें, सीएसएस लिखने के लिए हमें दो काम करना होता है। पहला क्या करना होता है कि हमें जिस एलिमेंट के लिए सीएसएस लिखना है उसको सेलेक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, सेलेक्ट करने के अलग अलग मेथड हैं जो कि सीएसएस सेलेक्टर की एक वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अलग अलग टाइप की सिंपल सेलेक्टर कौन कौन से होते हैं, कंबाइन सेलेक्टर कौन कौन से होते हैं, सूडो सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। तो अलग अलग टाइप की क्या है सेलेक्टर होते हैं। तो अगर आप सेलेक्टर के बारे में नहीं भी जानते तो अभी सिंपल वाला हम लोग यूज करने जा रहे हैं कि जिस भी नाम का एलिमेंट होगा, ठीक है, जैसे कि एलिमेंट क्या है बनाइए, हेडर एलिमेंट है नहीं, तो इसका जो टैग नेम है ना, उसी टैग नेम से हम क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस हेडर के लिए हमें कोड करना था, सीएसएस लिखना था, तो हेडर को ही हमने क्या किया, उसी नाम से सेलेक्ट कर लिया। और देन उसके बाद क्या है कि जो भी हमें सीएसएस का कोड लिखना है नहीं, वो वो कैसे करना है, वो हमें इस करली ब्रैकेट में लिखना है। क्लियर, सीएसएस का जो भी हमें कोड लिखना है वो क्या करना है, उस एलिमेंट के लिए जो भी हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया है। अब हम एक एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट को भी हम एक ही साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्या कि हम कौन सा सेलेक्टर यूज किए, इसलिए हमें मल्टीपल सेलेक्टर के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी उतना हमारे पास टाइम तो है नहीं कितना डिटेल में करें, बट अगर आपको दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो सेलेक्टर वाले वीडियो में जरूर जाके देखिएगा, वहां पे हम लोगों ने सब सिनेरियो डिस्कस किया है। तो अब हमें सीएसएस कोड लिखना है, तो सीएसएस कोड हमेशा ना लिखने का तरीका क्या होता है कि हमें पहले तो बेसिकली सीएसएस की प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं, कोड क्या बोलते हैं कि सीएसएस के लिए हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। तो जैसे कि आप सिंपल डॉक्यूमेंट बनाते हो, नोट्स बनाते हो, तो नोट्स में क्या होता है कि अगर मान लो आप कोई हेडिंग लिखते हो, उसके बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना हो या उस हेडिंग का साइज आपको बढ़ाना हो, तो आप उसके लिए कुछ करते हैं, स्टाइलिंग जिसको बोलते हैं। तो स्टाइलिंग हमें करना है। तो बेसिकली क्या, स्टाइल के पर्पज से आप जो कुछ भी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं वो सब कुछ हम दे सकते हैं सीएसएस के अंदर। तो जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि हेडर जो है, आप उसको हम क्या कर रहे हैं, अभी देखें हम, तो हेडर वाला जो हमारा एलिमेंट है वो कैसा कुछ दिख रहा है हमारा। अगर मैं इसको गो लाइक करता हूँ तो अभी इस बात एक बार समझ लीजिएगा, बाकी लोग जिसको आता है उसको ये ना लगे कि रिपीट कर रहे हैं, और कुछ लोग नए भी हैं, और क्योंकि हम ऑलरेडी पूरा कवर ही करने जा रहे हैं, तो अभी देखो हमारा हेडर के अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ही छोटा दिख रहा है नहीं। तो अगर हम इस कंटेंट को बड़ा बनाना है या इसके पीछे कोई बैकग्राउंड कलर लगाना है या इस हेडर जो ब्लैक है इसका कलर बदलना है, या बहुत सारी चीजें हैं जो हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। तो जो कुछ भी करना होता है हमें ये जो सीएसएस लिख रहे हैं इसी में हमें उसकी प्रॉपर्टी देना होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लिखने का तरीका क्या होता है, पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम, ठीक है, कि जो कुछ भी आपको करना है वो हम प्रॉपर्टी नेम हमारा होता है। फिर उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाना जरूरी है सीएसएस लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी जो भी वैल्यू देना है, जो कि आपको जानना होता है कि क्या क्या वैल्यू हम दे सकते हैं। ठीक है, तो सीएसएस में हम ये सब पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू, ठीक है, कि वैल्यू क्या देना। फिर उसके बाद हमें हर हर प्रॉपर्टी को ना सेमी कॉलन लगा के क्लोज करके, अगर हमें मल्टीपल लाइन लिखना है, मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज करना है, तो सेमी कॉलन लगाना। तो हमें इसी फॉर्मेट में क्या करना होता है, कोड लिखना होता है सीएसएस का। तो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। कमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमने जो भी कोड को हम कमेंट कर रहे हैं, इस कमेंट को ना हमारा जो ब्राउजर है, क्योंकि ब्राउजर ही क्या करता है, ये सारे लाइन जो कोड लिखा हुआ है, ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम ब्राउजर है नहीं, ये वो क्या करता है, हमारे कोड को पढ़ता है। तो जब हम किसी लाइन को या किसी कोड को ना, किसी पार्टिकुलर सेक्शन को किसी कमेंट के अंदर रख देते हैं, तो उसको क्या कर हमारा ब्राउजर पढ़ता नहीं है, ठीक है, उसको शो नहीं करता है। क्लियर, तो ये हाँ हम करते क्यों हैं, क्योंकि हमें अपने कोड को ना पढ़ना भी होता है, बाद में आके जानना होता है हम किस लिए वो कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ना बेसिकली हम कमेंट करते हैं ताकि हम उसको दोबारा आकर रीड कर सकें। रीडेबिलिटी क्लियर, बढ़ जाती है कोड की। हाँ, तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हम कमेंट करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग सीएसएस के कोड में अभी कमेंट कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा
ये फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्टार लगा हुआ है, इधर स्टार प्लस फॉरवर्ड स्लैश लगा। अगर हम HTML में अगर यही कमेंट करेंगे तो वहां पे अलग तरीके से होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि लाइन कमेंट का हम यूज कर लेते हैं। तो आप सिंपली जिसको भी कमेंट करना है, कमांड, मैं कमांड की बात करूँ तो आप अगर विंडो चला रहे हो तो कंट्रोल का यूज करिएगा, कंट्रोल। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश की जो साइन होता है फॉरवर्ड स्लैश, उसको आप क्लिक कर देंगे तो कमेंट बन जाएगा, इन लाइन हाँ कमेंट बनेगा। बट मल्टीपल लाइन का कमेंट बनाना है तो आपको सीखना होगा कि मल्टीपल लाइन का कमेंट कैसे लिख सकते हैं, जो कि जरूरी नहीं है अभी आपको। ठीक है, चलो तो अब लिखते हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी देना है, तो प्रॉपर्टी नेम क्या है, हमें क्या बदलना है इसका, इसको हम साइज। चाहते हैं इसकी जो साइज है वो बड़ी बड़ी हो जाए। ठीक है, अभी छोटा है तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी हो गया। इसकी वैल्यू अगर हमें जो कुछ भी देना है, अगर अभी हम क्या चाहते हैं कि 30 पिक्सल हो जाए। ठीक है, तो 30 पिक्सल हो जाएगी ये? क्या हुआ, हाँ नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी हमने क्या किया था कि ये कोड जो लिखा है दूसरे फाइल में लिखा नहीं। अब हाँ। इस फाइल को हमें क्या, कोड हमारा कौन सा बिल। रन हो रहा है, ब्राउजर किस कोड को पढ़ रहा है, हमारे पहले ब्राउजर जो डॉम ट्री बनता है वो हमारे HTML पेज को पहले रीड करता है। ठीक है, तो हमें अपने इस पेज को, जो भी हम दूसरे लैंग्वेज में कोड करेंगे, उस कोड को या उस कोड की फाइल को हमें इस HTML वाले पेज में क्या करना होता है, लिंक करना होता है। तो लिंक बेसिकली हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम हेड सेक्शन में भी कर सकते हैं और बॉडी वाले सेक्शन में भी कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ना CSS को ना हेड सेक्शन में ही करिए या फिर बॉडी, बट दोनों सिनेरियो जानना हमें बहुत जरूरी है कि अगर हम CSS को अगर हेड वाले सेक्शन में कर रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि ब्राउजर क्या करता है, हमेशा जो रीड करता है कोड कैसे करता है, टॉप टॉप टू टू बॉटम बॉटम। करता है, हम्म। एक एक लाइन पढ़ते हुए आता है। ठीक है, हाँ तो अगर मान लो हमें हम स्टाइलिंग किए, जस्ट एग्जांपल, कि अभी तक हम लोग कैसे CSS लिख रहे थे, हेड में लिख रहे थे, नहीं लिंक कैसे करें, हेड में ही कर रहे थे। डिक्शनरी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि अभी तक किए हैं, देख लेते हैं कि अगर हम इसी चीज को क्या करते हैं, बॉडी वाले टैग में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बॉडी में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम अपने इस फाइल को लिंक करने जा रहे हैं। तो लिंक करने के लिए बेसिकली क्या है, एक एलिमेंट होता है लिंक नाम का। ठीक है, अब लिंक के लिए हम अलग अलग टाइप की फाइल को लिंक कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, CSS फाइल को लिंक करने जा रहे हैं। तो ये लिंक आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया। ठीक है, क्लियर? तो इसमें सबसे मेन चीज क्या है, तो कोई रिलेशन क्या बता रहा है, इस लिंक का रिलेशन है स्टाइल टाइप। तो जिस भी टाइप का आप लिंक कर रहे हैं वहां पे रिलेशन देना जरूरी होता है, आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फाइल के टाइप होते हैं, तो आपको किस टाइप का फाइल है वो हम रिलेशन में लिख देते हैं। और देन हमें क्या करना होता है, उस फाइल का पाथ देना जरूरी होता है, क्या वो फाइल कहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो दो भाई पाथ कैसे देंगे, बताओ, क्या क्या पाथ होगा हमें, तो हमें डबल डॉट इस फाइल, स्लैश हाँ ठीक है, डबल डॉट स्लैश, स्लैश ठीक है। और देन उसके बाद हमारा CSS CSS में वो फाइल रखी, CSS में गए, फिर उसके बाद हमें किस फोल्डर फाइल में रखा इसी। ठीक है, तो हाँ इसलिए अब अंडरस्टैंड। हमारा क्या है, CSS कनेक्ट हो गया। तो अभी देखो ना, अगर अभी मैं करूँ, ध्यान से देखना, सेव मैंने कर दिया क्योंकि लाइव ऑलरेडी है, तो अभी पेज पे जाएंगे तो शायद आपको बड़ा दिख गया नहीं, बट ना ये कोई अंतर आया कि हम हेडर को जो अभी तक लिंक हम हेड सेक्शन में कर रहे थे, बॉडी सेक्शन में किया, कोई अंतर, अंतर तो आया नहीं, बट आया है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कहो तो बता दूं अभी, हाँ हाँ थोड़ा हाँ। सा हम लोग ब्राउजर टूल्स का यूज कर लेते हैं, डेव टूल का। चेंज हो जाएगा। तो चलो, बट ना समझो ऐसा नहीं है कि ये साथ में हुआ। ठीक है, कुछ करेंगे नहीं, अगर आपको करना है तो आप ना बस सिंपली आपको बता दे रहा हूँ कंडीशन कि आप ना प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करिएगा और आप सिंपली नेटवर्क टैब में जाइएगा। नेटवर्क टैब में क्या करिएगा कि अभी देखो ये फास्ट 4G है हमारा। ठीक है, इसको बस स्लो कर दीजिएगा ताकि ना वो ब्राउजर उसको पढ़ने की स्पीड, आपकी इंटरनेट की स्पीड कम हो जाए। ठीक है, तो स्लो 3G में स्लो कर दीजिएगा या फिर ऐड कर लीजिएगा, 3G कर लीजिएगा या स्लो 4G कर लीजिएगा, ताकि ना
पढ़ने में अभी क्योंकि कोड ही इतना छोटा है हमारा कि ब्राउजर पढ़ ले रहा है, तो आपको ना वो अंतर दिख नहीं रहा, बट ऐसा नहीं है। तो देखो क्या हो रहा है अभी के कंडीशन में, अगर हमने सीएसएस को, बेसिकली हमने क्या किया है कि सीएसएस को बॉडी वाले टैग में लिखा है। तो सीएसएस बेसिकली क्या हुआ है, पहले हमारा कंटेंट दिखा है, ठीक है, हेडर में जो हम कंटेंट लिखे, ये सिंपल कंटेंट दिखा। फिर उसके बाद फिर ब्राउजर ने क्या पढ़ा, इस फाइल को पढ़ा कि अच्छा नहीं, इस फाइल में क्या किया गया, इसको चेंज किया गया, इसके फॉन्ट साइज, तो फिर इसको चेंज किया है। तो सोच देखो, आपने 50 लाइन 100 लाइन का कंटेंट लिख दिया है, तो फिर उसके बाद आपने स्टाइल वाले जो हमने लिंक किया है स्टाइल फाइल को, वो नीचे किया है सबसे। तो क्या होगा कि आपका ब्राउजर ना पहले उस HTML के सारे एलिमेंट को विदाउट CSS प्रॉपर्टी दिखाएगा नहीं, फिर उसके बाद जैसे फिर वहां तक पहुंचेगा ब्राउजर, फिर उसको क्या करेगा, उसमें CSS को ऐड कर देगा। तो हम तो ऐसा चाहते नहीं, हम क्या चाहते हैं कि एक यूजर को जब पहली बार ब्राउजर में हमारा कंटेंट रेंडर हो, तभी CSS प्रॉपर्टी लग के लग नहीं आए, ठीक है। ऐसा ना हो पहले HTML का एलिमेंट दिखे, सिंपल एलिमेंट, फिर उसके बाद उस पर स्टाइल लगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपने इस लिंक वाले जो हमने लिंक किया था, इसको हम किस कहाँ पे करते हैं, हेड के सेक्शन में कर लेते हैं, ताकि इसको ब्राउजर पहले ही पढ़ ले कि नीचे के जो कंटेंट है बॉडी के अंदर, उसको हमें कैसे स्टाइल करना है, उसका लेआउट कैसे कहाँ पे करना है, ताकि एक यूजर को पहले से ही उसी लेआउट में दिखे। चलो, तो ये भी हमने पढ़ लिया, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। क्योंकि अभी अब हम कर रहे थे एक एक चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चले ना, ये चीजें ना क्योंकि बहुत सारी चीजें नई बातें होंगी, और ये ना SEO के पर्पज से ना बहुत ज्यादा मैटर करेगा, तो इसलिए ना जब भी ऐसी चीजें आए ना, इसको नोट डाउन कर लिया करिए, नोट्स बना ही रहे हैं हम लोग, तो नोट्स में जरूर बना लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि आगे चल के जब हम लोग कोई भी फाइल, किसी भी फाइल टाइप बनाएंगे, ठीक है, जैसे अभी आगे चल के हम लोग इसी में जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे, तो जावा स्क्रिप्ट का भी यूज करेंगे, तो जावा स्क्रिप्ट को भी हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं नहीं। अगर जावा जो फाइल है, उसको या तो हम हेड सेक्शन में कर लेंगे, या तो हम बॉडी सेक्शन में कर लेंगे। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, आप देखोगे ना, अगर किसी का कोड पढ़ोगे तो वहां पे क्या दिखेगा कि जो लिंक टैग है, ठीक है, CSS के लिए हमने जो लिंक किया है, उसको हम हेड में कर रहे हैं, बट जावा स्क्रिप्ट में मैक्सिमम आपको क्या दिखेगा कि बॉडी जहां क्लोज हो रही है, वहां पे जाके उस सारे CSS की स्क्रिप्ट ऐड किए जाते हैं, ठीक है। वो क्यों किए जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि CSS क्योंकि हैवी फाइल होता है, हम चाहते हैं कि उसको ना ब्राउजर लास्ट में इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि हमें जरूरी क्या है, परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो अगर मान लो हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग को ना पहले ही लगा दिया, ठीक है, तो दो सिनेरियो होगा। पहला, कि हम जावा स्क्रिप्ट क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन में हम क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को टारगेट करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे। तो जब पहले अगर हमने उसको लिख दिया, सिंपली तरीके से ऐड कर दिया, तो जब हम वहां पे कोई उसको रीड करेगा करेगा हमारा ब्राउजर, उसमें जो फंक्शन हम किसी नाम का फंक्शन बनाए होंगे, या किसी एलिमेंट को जब टारगेट करें, तो वह एलिमेंट तो अभी तक ब्राउजर को पता ही नहीं है, क्योंकि उस एलिमेंट को हम तो बॉडी टैग में लिखे हैं। तो ब्राउजर क्या करेगा, बेसिकली हमें एरर दे देगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग है, कुछ एट्रीब्यूट हम यूज कर लेते हैं, जैसे डिफर का यूज कर लेते हैं, तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम हेड में कर ही नहीं सकते, बट मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे आप कोड देखेंगे पढ़ेंगे, तो आपको हमेशा स्क्रिप्ट टैग कहाँ पे दिखेगी ऐड होते हुए, यहाँ पे दिखेगी, ठीक है, बॉडी में दिखेगी। जब जब सारा HTML का कोड आप कर लेते हैं, उसके नीचे क्या होता है, स्क्रिप्ट टैग हम ऐड कर देते हैं। नहीं पढ़े नहीं है, लेकिन डिस्कस कर लिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम फाइल एडिंग कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया, दो कंडीशन देख लिया कि हमने अपने HTML का जो हमारा पेज था, वो पेज बना लिया, होम पेज है बेसिकली, बट हमें क्या करना है, मल्टीपल पेज बनाने हैं, ठीक है, मल्टीपल पेज बनाने हैं। तो अब हमें क्या करना है, या तो अब हमें HTML के अंदर जो भी पेज बनाने हैं, उसको हमें क्या करना होगा, फाइल, उसको फाइल बनाना होगा, हमें उस नाम का फाइल, ठीक है। तो हम राइट क्लिक कर करके बना सकते हैं, या तो हमारा क्या है, जैसे कि हम अभी जो पिछला वाला टर्मिनल देखे थे, वो हमारे कंप्यूटर के साथ आता है, ठीक है, हमारे में, बट ये हमें जो भी हम लोग
जो ये गिटहब, सॉरी क्या बोलना है, बीएस कोड यूज करें, बीएस कोड में भी इंटीग्रेटेड टर्मिनल होता है, ठीक है। उसको भी हम्म हम ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का तरीका क्या है, अगर आप चाहें कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे यूआई कुछ है हमारे पास, कंट्रोल और बैकटिक। कंट्रोल और बैक टिक, ठीक है। आपको शॉर्टकट नहीं भी पता है तो आप कहाँ पे जा सकते हैं, जब आप इसको कर रहे हैं तो देखो ऊपर हमारे न्यू बार में टर्मिनल दिख रहा है। अगर मैं टर्मिनल पे जाऊँ, ठीक है, और न्यू टर्मिनल करूँ, तो देखो क्या है कि यहाँ पे शॉर्टकट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये हमारा एरो का साइन दिख रहा है, प्लस एक सॉरी, शिफ्ट का। क्या बोल सकते हैं, कोई साइन, ठीक है, मान लो ये कैप्स बोल सकते हो, कैप्स ही बोलते हैं उसको, नहीं, प्लस शिफ्ट हमारा ये, प्लस बैकटिक है। बैकटिक यहाँ पे होता है जो टैब की होती है, टैब की के ऊपर ही बैकटिक होता है, ठीक है। बैकटिक आगे चल के हम लोग जावास्क्रिप्ट में बहुत यूज करने वाले स्ट्रिंग के साथ, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें ये टर्मिनल, या तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा, देखो यहाँ पे टर्मिनल ऑलरेडी ओपन हो गया। तो आपको जरूरी नहीं कि हर चीज का शॉर्टकट याद रखो, बट क्या होगा, बार बार आप नेविगेट करने से अच्छा क्या है कि आप वो जो शॉर्टकट दिख रहा था तो हम उसका यूज कर लेते। हमारे में वो शॉर्टकट क्या था कि शिफ्ट कमांड प्लस बैकटिक, ठीक है। आप क्लिक करते हैं, आप क्या करेंगे, आपने देख लीजिएगा, आप जब उस टर्मिनल क्लिक करिएगा, आप देख लीजिए आपके लिए शॉर्टकट क्या था, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखो ना, वहां पे हम नेविगेट हो रहे थे क्योंकि वो हमारा वो टर्मिनल जो क्या था कि हमारी कंप्यूटर फाइल से कनेक्टेड था, ठीक है। तो टर्मिनल जहाँ भी हमने इंस्टॉल कर रखा था, ठीक है, या इंस्टॉल वहां से वो शुरू हो रहा था। अभी ये हम टर्मिनल, क्योंकि हम इसी फोल्डर के अंदर टर्मिनल ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम किस फोल्डर में है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो पाथ है वो कहाँ पे, पोर्टफोलियो डॉट वेब के अंदर है। और हमें कहाँ पे बनाना है फाइल, किसके अंदर फाइल बनाना है, एचटीएमएल के, और पेज कहाँ बनाने हैं, तो HTML फोल्डर के अंदर। HTML के अंदर सर। तो हमें क्या करना होगा, अभी हम कहाँ पे हैं, पोर्टफोलियो वेब, वेब। बेसिकली हम इस फोल्डर में हैं। हमें हाँ। बनाना है इस फोल्डर में, तो हमें सबसे पहले एचटीएमएल वाले फोल्डर में जाना होगा, हम्म। नहीं, तो यहाँ पे भी हम वही कमांड चला लेंगे जो मैं सीडी चला रहे थे, CD। CD। ठीक है। तो सीडी चला लेते हैं। बस देखो मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा दे रहा हूँ साथ ही साथ में, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे राइट राइट क्लिक करके अभी तक आप करते ही आ रहे हो, बट आपसे ना प्रैक्टिस करो, क्योंकि ना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फास्ट कमांड लिख पाएंगे। अभी हमें क्या करना है, एच टी एम एल में, आप देखो एच टी एम एल में सिर्फ एच लिखा, फिर उस पर टैब दबाऊंगा तो ऑलरेडी हमारा एच टी एम एल आ गया, ठीक है। और जरूरी एक ही लेटर लिखें आप, मल्टीपल लेटर लिख के, जितना इतना लेटर लिखिए ताकि आपका जो कमांड टर्मिनल है वो समझ पाए कि आप कहाँ पे नेविगेट होना चाह रहे हैं। अभी मैं इंटर करा तो देखो अभी हम कहाँ आके एचटीएमएल के अंदर आ गए, और फिर से हमें, क्योंकि अब इसके अंदर फाइल बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, वही अपना टच कमांड चलाते हैं। अब मल्टीपल फाइल हमें बनाने हैं, किस कौन कौन सा पेज बनाना है, इंडेक्स डॉट, तो हमारा होम पेज के लिए हो जाएगा, ठीक है। एक अबाउट, अपने बारे में तो हमें बताना है, अगर पोर्टफोलियो बता रहे हैं तो अबाउट डॉट एच टी एम एल का पेज बनाते हैं। और एक क्या करते हैं कि अब अभी हम क्योंकि पढ़ेंगे प्रदीप बहुत जी, सारी चीजें, हाँ, ये टच जो है वो मैक के लिए है ना, तो विंडोज के लिए MKDIR होगा। एक बार मैं विंडो ना एक्चुअली यूज किया नहीं हूँ, तो इसीलिए ना अभी गिट का यूज करके ना आप सेम कमांड पे करिए, क्योंकि इतना देखो अब ओके ओके। इतना टाइम भी नहीं कि हम अलग अलग, कोई भी नहीं पढ़ता है, ठीक है, कि जिसमें आपको काम करना होता है मैक्सिमम टाइम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होना, मैक ओएस क्या करता है बेसिकली, लिनक्स सब जो कि हाँ बैकएंड में हाँ हाँ। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब हम्म। हम मैक ओएस के लिए जो हम कमांड पढ़ रहे हैं, इसका ना मैक्सिमम यूज आप लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रैक्टिस वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे ना हमें मल्टीपल जगहों पे हम यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो इसलिए आप ना गिट को इंस्टॉल कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना, गिट पे जाइएगा, गिट पे ना ऑलरेडी, जैसे गिट GIT गिट वेबसाइट पे सर्च करिएगा, खुलेगा, जो भी सॉफ्टवेयर आएगा बस उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ अपने आप वो सेटअप कर देगा। नेक्स्ट जब इंस्टॉल करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा, करते जाइए, ठीक है। या तो उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब डिस्कस देख लीजिए। अभी हमने एक पेज बनाया अबाउट पेज का, और वैसे ही देखो अब ये पेजेस जो बना रहे हैं मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट हर एक वेबसाइट में ये पेजेस अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि जब आप अपना कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो शायद उसमें अबाउट के साथ और कुछ अलग अलग पेजेस हो सकते हैं,
बट मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक ब्लॉग का भी पेज बना सकते हैं, जहां पे हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग ब्लॉग बनाएंगे, उन्हें बेसिकली हम शो करेंगे। तो ब्लॉग का पेज बना रहे हैं, ठीक है, ब्लॉग डॉट एच टी एम, क्लियर। ब्लॉग डॉट पेज बनाने से अच्छा है, चलो ठीक है, अभी बना ले रहे हैं, पेज नहीं बनाते इसके लिए, तो सिंपल ब्लॉग का पेज ना बनाओ, ठीक है, जरूरी नहीं है अभी। तो हमें क्योंकि कंटेंट बनाइए। फाइल बना रहे हैं, फोल्डर बना, मेन्यू बना लेंगे, फिर वहां पे जाके क्योंकि मल्टीपल ब्लॉग बनाएंगे, तो फिर आगे चल के अभी ना, क्योंकि हर अलग अलग पेज बनाने से अच्छा है कि अभी ब्लॉग वाले सेक्शन को ना छोड़ दीजिएगा, ब्लॉग मत क्रिएट करिएगा, अभी बता डिस्कस करेंगे। अबाउट का पेज बनाते हैं, जहाँ पे सिंपली आप बना पाओ। एक कॉन्टैक्ट का पेज बना लेते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट, क्योंकि ताकि लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। एक, अगर आप प्रोजेक्ट पोस्ट करने जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट ना करके बल्कि हम क्या करते हैं ना, एक प्रोफाइल का पेज बना ले, प्रोफाइल का पेज बनाए, नहीं, प्रोफाइल का नहीं बनाते हैं। और क्या बना सकते हैं, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अबाउट प्रोजेक्ट्स। प्राइवेसी ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेसी। कोई पेज नहीं बनाते हैं, बल्कि प्रोफाइल के अंदर कुछ करेंगे, ठीक है। अभी बस दो ही पेज बनाते हैं, इन दो पेज के अलावा बाकी चीजें भी, जैसे हमारा नेविगेशन बार बनाएंगे, मेन्यू बनाएंगे, उसके हिसाब से जो भी अकॉर्डिंग उसके पेजेस जो होंगे बना लेंगे। पेजेस बनाने में बस आना चाहिए कि पेजेस बनाते कैसे हैं और इंटरलिंक कैसे करेंगे, वो इंटरलिंक करना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, जैसे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाया, तो वैसे ही हमने अबाउट डॉट एच टी एम एल और कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल बनाया। तभी मैं टच करूंगा और सर इंटर किया हमने, तो देखो हमारे दो पेजेस बन गए। तो जैसे कोड हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में बनाया था, वैसे ही कोड हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कॉन्टैक्ट और अबाउट वाले में भी हम लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, जल्दी से चल के अब वाला प्लेट बनाते हैं, ताकि हम इसको ना पोस्ट करना हमें सीखना है, फिर उसके बाद हमें आकर फिर डिजाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि HTML, अभी हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर रहे थे, अब HTML5 यूज करते रहो, ठीक है। और ये हमारा कौन सा पेज है, कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो टाइटल में हम क्या है, कॉन्टैक्ट लिख दे रहे हैं, और उसके बाद इसमें हम सिंपली एक H1 बना रहे हैं, और H1 में हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कॉन्टैक्ट अस लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये कंटेंट हो गया हमारा कॉन्टैक्ट अस में, और प्लस वैसे ही हम क्या करेंगे, अबाउट अस में भी हम क्या, हम पेज बना रहे हैं, इसका एक बॉयलरप्लेट लिखा है, क्योंकि हमें पुश करना है इसको जल्दी से बना, ठीक है। वैसे HTML5 हमने इसे यहाँ पे लिखा, टैप टैप की कहते हैं, क्योंकि ये हमारा अबाउट पेज है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, टाइटल में हमारा क्या है, अबाउट टाइटल। ये सब पढ़ेंगे भी, एसईओ में पढ़ेंगे कि हमें क्या लिखना होता है, टाइटल कैसे होता है, कीवर्ड क्या होता है, उसको अभी जानने की जरूरत नहीं है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक H1 बना रहे हैं, H1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये अबाउट वाला हमारा पेज होगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे अपने प्रोजेक्ट में हर पेज को ना बनाएंगे, डिजाइन भी करेंगे अच्छे से प्रॉपर तरीके, क्योंकि हम पूरा प्रॉपर एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बन, इस क्योंकि ताकि ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ वेबसाइट बनानी कैसी है, थोड़ा अपना सोचना शुरू कर दो, बनाना शुरू कर दो एक बेसिक वेबसाइट। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमने हेडर के लिए एक पार्टिकुलर हेडर वाले सेक्शन में हमने HTML मतलब कोड लिखा था, नहीं, वैसे हम क्या कर सकते हैं, देखो, अब एक हेडर सेक्शन दिया हमने, एक HTML कोड लिखा, अब एक पेज में ना मल्टीपल CSS फाइल हम ऐड कर सकते हैं। अभी तक मोस्ट केसेस में आप अगर बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम जगहों पे एक ही फाइल ऐड करते थे, नहीं, बट ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल फाइल, इसलिए हम सेक्शन वाइज CSS लिखें, ताकि जो सेक्शन जिस भी फाइल में हम ऐड कर रहे हैं, तो उस सेक्शन के लिए ऑलरेडी हम CSS बस उसको हम लिंक करवाते हैं उस फाइल में, ठीक है, उस HTML फाइल में, क्लियर। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि हम पेज वाइज भी CSS लिख सकते हैं, कि एक पार्टिकुलर जो उस HTML पेज के लिए है, सॉरी होम पेज के लिए पार्टिकुलर CSS, ठीक है, और एक अबाउट अस के लिए पार्टिकुलर CSS फाइल, एक कॉन्टेक्ट अस के लिए, जिसमें जनरल CSS लिखेंगे जो कि उस पार्टिकुलर पेज पे ही यूज हो रहे होंगे। और बाकी जो हम सेक्शन वाले में CSS लिखेंगे, उसको हम क्या करेंगे, इन जनरल बनाएंगे, ताकि अगर हमें कहीं पे भी हेडर ऐड करना, क्योंकि हेडर को तो हमें हर जगह ऐड करना है ना, नहीं, जैसे हर पेज में हेडर ऐड होगा ना,
टॉप वाला सेक्शन तो हर पेज में होगा। तो ये हेडर हमने इसलिए अलग से सीएसएस लिखा था कि अब जो भी हेडर में हमने कोड किया है, ठीक है, और सीएसएस किया है, तो हर सीएसएस, हर एक पेज में हमें अभी के लिए उस हेडर वाले सेक्शन सीएसएस को ऐड कर देंगे। तो सीएसएस में हमें मल्टीपल फाइल बनाने, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अब थोड़ा बहुत ना आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें एक ही फाइल में पूरा सीएसएस नहीं लिख देना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस फाइल को ही तो कनेक्ट करवा रहे हैं। तो अगर हम पूरी ऐसा तो नहीं होगा कि जो सीएसएस हम एचटीएमएल फाइल के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, वही सीएसएस कंटेंट फाइल में भी लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं तो सेम स्टाइलिंग हो जाएगी और सेम एलिमेंट साथ में भी। तो हम, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि जो कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में, अगर मान लो हम कोई एक सेक्शन बना रहे हैं कॉन्टेक्ट का, तो उसमें हम फॉर्म लगाएंगे। तो जो फॉर्म के लिए हम सीएसएस यूज कर रहे हैं, वो सीएसएस शायद कॉन्टेक्ट वाले पेज में भी जो हम फॉर्म बनाएंगे, उसमें हम वहीं से हम सीएसएस लगा दें। तो उसके लिए अलग से सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं होगी। बट वो जो फॉर्म वाला सीएसएस होगा फाइल, उसी को वहां पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बस। नहीं, यस। यहाँ कोई प्रॉब्लम? मल्टीपल, समझ में आ रहा कि मतलब ये मल्टीपल हमें क्या पेज को करना है? लाइट वेट बनाने के लिए बस। हाँ, लाइट भी बना सकते हैं, क्योंकि देखो ना, वो ज्यादा सीएसएस एक ही, क्योंकि मैंने क्या बात कि ये सीएसएस हम लोगों ने देखा था कि जब ये पेज लोड होता है, तो सबसे पहले हमारा एचटीएमएल कोड लोड होता है, फिर जो भी सीएसएस फाइल हम उसमें अटैच किए होते हैं, उसके लिए हमारा ब्राउजर फिर से रिक्वेस्ट भेजता है। नहीं, हाँ फिर वो हाँ। फाइल आती है ब्राउजर के पास, फिर उसको रीड करता है। तो क्या होता है, जितना बड़ा फाइल होगा, ठीक है, उतना टाइम, उतना ज्यादा उसका साइज होगा, हम्म ठीक है। तो हम्म इसीलिए हम जो जब रिएक्ट में क्या होता है बेसिकली ना, इसीलिए वहां पे ना हम वहां पे कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। हम बटन के लिए एक अलग कंपोनेंट बना लेते हैं, अलग अलग सेक्शन के लिए। तो पार्टिकुलर सिर्फ कंपोनेंट ही क्या होता है, रेंडर होता है, रिक्वेस्ट उस पार्टी जो भी कंपोनेंट चाहिए उस पार्टिकुलर कंपोनेंट, इसीलिए रिएक्ट बहुत फास्ट हो जाता है। नहीं, रिएक्ट में जब वेबसाइट बनाते हैं कंपेयर टू, अगर क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में उतना ज्यादा अभी भी यहाँ पे भी हम कर सकते हैं मॉड्यूल का यूज करके, बट ना बहुत बड़े बड़े हम फाइल बनाना पड़ जाता है जावास्क्रिप्ट में कंपेयर टू रिएक्ट के कंपोनेंट, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम चीजें रिएक्ट में ना आपका सॉर्ट आउट हो जाता है। बट अभी हम पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा वो जानते रहे कि हमें क्योंकि मल्टीपल फाइल तो हर जगह यूज होंगी, वहां पे भी हम क्या करेंगे, सीएसएस जब लिखते हैं रिएक्ट में, तो हम पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए अलग अलग कंपोनेंट के लिए सीएसएस लिखते हैं। नहीं, तो हर जगह यही यही थ्योरी लगेगी। थ्योरी क्या है कि हमें एक तो पूरे पेज के लेवल पे सीएसएस लिखना है, ठीक है, पूरे पेज के लेवल पे कौन सा सीएसएस लिखना है जो कि उसी पार्टिकुलर पेज में यूज होगा। नहीं, नहीं समझे? यस। जैसे उस पार्टिकुलर पेज में कोई ऐसा सेक्शन है जो कि हम उसी पेज में यूज कर रहे हैं, उसके लिए सीएसएस लिखना है, तो उसके लिए लिख देंगे, ठीक है, ताकि जब वो पेज रेंडर हो तो सिर्फ वो सीएसएस फाइल रेंडर हो। बट अगर हम कोई जनरल सेक्शन बना रहे हैं, नहीं, जैसे कार्ड, कार्ड के लिए आप स्टाइल कर रहे हैं, तो कार्ड के लिए ना अलग से स्टाइल बनाओ, अलग फाइल बनाओ यहाँ पे, कार्ड डॉट सी एस एस, कार्ड स्टाइल डॉट सी एस एस, ताकि कार्ड तो आप हर पेज में यूज करोगे ना, शायद अबाउट वाले पेज में भी कार्ड यूज कर लोगे, नहीं, कॉन्टेक्ट में भी जितने भी पेज बनाए तो वहां पे अगर उस कार्ड को स्टाइल करना है, तो जो सीएसएस एक बार आपने लिखा है उसी को वहां पे फिर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये कॉमन सेंस क्या रखना है आपको, क्या समझे, कि हमें दो चीज सोचना है यहाँ पे। पहला, कि अगर हम कोई पेज के लेवल पे हम सीएसएस लिखेंगे, अब ये आपको ना धीरे धीरे ये कॉमन, ये कोई पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि कौन सा सीएसएस पेज के लेवल पे लिखेंगे, कौन के लिए हमें क्या करना है कि कंपोनेंट के लेवल पे सेक्शन वाइज हमें लिखना है। ये आपके जितना आप सोचेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना चीजें मैंने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, अब ये ध्यान देना आज के कि आपको एक ही फाइल नहीं बनानी, नहीं, और ये भी नहीं कि हर चीज के लिए ना अलग अलग फाइल ही बना रहे हैं। आपको देखना है कि अगर हम कोई एक सीएसएस फाइल बना रहे हैं, तो उस सीएसएस फाइल में जो भी हम कोड करेंगे, उस कोड का हम मल्टीपल फाइल में यूज करेंगे कि सिर्फ इसी इसी फाइल के अंदर यूज करने वाले।
आपको पता तो चल ही जाता है ना, इन जनरल पता चल जाएगा यस आपको, नहीं? ठीक है, तो वो याद करना है, समझ लो। ठीक है, तो बन गया हमारा। वैसे अगर आप CSS वाला भी अगर आप चाहें, तो जैसे कि अभी हमने आपको बता ही दिया कि आप चाहो तो बना दो, बट अभी हमें इतने ही कोड को क्या करना है, क्योंकि 1 घंटे हो गए, हर क्लास में 1 घंटे 1.25 घंटे के ही करने वाले हैं। तो अभी बस यहाँ पे ना गिट पुश, और आप लोगों ने प्रैक्टिस तो किया नहीं है हेडर बनाने का, तो आपकी वजह से ना आज की 20 मिनट क्लास कम रहेगी, क्योंकि अब बनाए होते तो हेड पढ़ाता है हेडर, बट कल बना के आइएगा तो कल शुरू करेंगे, आज पुश तक करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, इसमें गिट को इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो गिट इनिशियलाइज कहाँ पे करेंगे, किस फोल्डर में करेंगे हम लोग, यस, पोर्टफोलियो। किसमें? पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो, क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर हमारा सारा क्या है, वेबसाइट के सारे फोल्डर कंटेंट। एंड फाइल रखे हुए। तो अगर हम गिट जो पोर्टफोलियो फोल्डर है उसमें गिट को इनिशियलाइज कर, गिट बेसिकली क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है, जब हम अपने प्रोजेक्ट में उसको इनिशियलाइज मतलब ऐड कर देते हैं, तो वो क्या करता है कि हमारे इस सारे कोड को ना ट्रैक करता है, कि उसका अलग अलग वर्जन बनाता है। जैसे कि अभी मान लो मैं मेरे कोड का एक वर्जन है, स्नैपशॉट बोल सकते हो, जैसे कि नहीं होता स्नैपशॉट, इसने का स्क्रीनशॉट लेके वो रख लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एक बार हम इसको कमिट कर दिए, तो वो क्या करेगा, इस स्क्रीनशॉट को अपने लोकल रिपोजिटरी में रख देता है, जो कि बेसिकली गिट वाले फोल्डर में होता है। अभी हम लोगों ने उसको ओपन करके बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो इसलिए उन्हें देना, बट आपको क्या करना, बेसिकली क्या होता है, एक पार्टिकुलर आपके कोड के वर्जन का स्नैपशॉट लेके गिट उसको रख लेता है। फिर दोबारा फिर जब उसमें कुछ भी आप चेंज करते हैं, तो गिट क्या करता है, पिछले वाले स्नैपशॉट से कंपेयर करता है। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप कुछ चेंज करते हैं, तो अब वो ट्रैक करता है। फिर बाद में तो आप जाकर देख सकते हैं कि पहली बार जब हम इसको पोस्ट किए थे, तो उस समय हमने कितना कोड लिखा था। इसका यूज मैक्सिमम आप जब कोलेबोरेशन करेंगे, एक ही प्रोजेक्ट में जब मल्टीपल लोग काम करते हैं, तो बिना इस सॉफ्टवेयर का यूज किए आप काम ही नहीं कर पाएंगे, नहीं? तो इसलिए गिट का यूज करना बहुत ही जरूरी है। गिट हब करो या ना करो चल जाएगा, गिट एंड गिट हब दोनों अलग अलग है, नहीं? ये हम लोग उस वाले पार्टिकुलर वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया ही था, बट आप इन जनरल समझिए कि गिट एंड गिट हब आते नहीं, बातें दोनों के एक साथ होती है, बट ऐसा नहीं है कि गिट के बिना गिटहब का यूज नहीं कर सकते, या गिटहब के बिना गिट का यूज नहीं कर सकते। इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म का भी आप यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट पार्टिकुलर हर एक सिनेरियो में आपको दोनों का यूज करना ही पड़ता है, इतनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट में हमें गिट को ऐड करना है, मतलब गिट को इनिशियलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना होगा, गिट इन कहाँ पे गिट, पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में? तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टर्मिनल में हम कर रहे हैं। बैक करना ठीक है, पड़ेगा। तो हम देखो, अब टर्मिनल से जो फेमिलियर नहीं होते ना, इसलिए लोग ना मैक्सिमम केसेस में देखेंगे यार, तो मैक्सिमम कोर्सेज में ना गिट को ना जब आपका फ्रंट एंड खत्म हो जाता है ना, बैक एंड शुरू करते हैं लोग ना, तब जाकर शुरू करते हैं, अच्छा गिट पढ़ लो। कुछ सिनेरियो में तो सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, लोग ना 6 6 महीने से 1 1 साल से डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, उनसे पूछो गिटहब पे कोई प्रोफाइल है, कहीं कुछ पुश किया है, बोलेंगे नहीं, नहीं। क्योंकि टीचर को भी लगता है कि यार टर्मिनल थोड़ा सा ना कमांड वैसे हैं कि जो लोगों को थोड़ा सा टफ लग सकते हैं, बट टफ तो थे नहीं, हम लोगों ने तो पढ़ ही रखा है। तो ठीक है, तो हमें अभी सबसे पहले तो क्या करना है, पोर्टफोलियो वाले फोल्डर में जाना है। जैसा कि हमने बताया था, एक स्टेप ऊपर जाना है, तो CD चलाएंगे, CD स्पेस डैश डैश सॉरी डॉट डॉट, कहीं हमने आगे, हम आगे पोर्टफोलियो में। तो हमें जिस फोल्डर इनिशियलाइज करना, उस फोल्डर में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, बट अभी क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, तो उनके लिए जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि हम एक, जैसे हम एक स्टेप ऊपर गए, हम आगे पोर्टफोलियो पे भी, बट हम स्टीमर वाले फोल्डर में रह के भी हम गेट को पोर्टफोलियो वाले फोल्डर में इनिशियलाइज कर सकते थे, नहीं? नहीं कर सकते थे। पहले हम उसको, हम वहां पे जाने के लिए बेसिकली हम पहले वहां पे
एक पाथ दे सकते थे, फिर उसके बाद हम उसमें इनिशियलाइज। बट सबसे आसान, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं, क्योंकि इतना अभी आपका अपना दिमाग काम कर नहीं रहा होगा, उतना सोच नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीका यूज करना है कि जो भी कमांड चलाने, सबसे पहले जिस भी फोल्डर में कमांड चलाने, उस फोल्डर पे हमें वहां पे नेविगेट कर देना। नेविगेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सीडी का यूज कर करके हम नेविगेट कर लेंगे, ठीक है। अब अभी जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो एक एक स्टेप नेविगेट, ऊपर जाए या नीचे जाए नेविगेट करें। जो पहले से पढ़े हैं उनको फाइल पाथ आता है, वो एक ही बार सीडी कमांड चला के फाइल का पाथ देके मल्टीपल स्टेप नीचे जा सकते हैं, नहीं नेविगेट कर सकते। हम सबने पढ़ाई है, ठीक है। तो पुराने लोगों के लिए वो है। तो अभी हमें पोर्टफोलियो में करना है इन्हें, बताओ कैसे इनिशियलाइज करेंगे, क्या कमांड चलाना, Git Git init. add. क्या? Git add. नहीं नहीं, Git git init. init, पहले हाँ git git init init. करेंगे ना, हाँ git को सिंपल, इनिशियलाइज करेंगे git सिंपल। init। हाँ गिट को हमें इनिशियलाइज करना है, तो इसी फोल्डर में बोला था हमें बेसिकली गिट, हमें गिट सिंपल एक सॉफ्टवेयर जो ये हमें कमांड देता है, इसमें हमें क्या करना है, गिट इनिशियलाइज करना। तो Initialize. इनिट इनिशियलाइज का ही शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली, यस। INIT इनिट, ठीक है। ये कमांड चलाएंगे तो इस पर्टिकुलर फोल्डर में गिट इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे गिट पे, क्योंकि गिट वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था गिट का कैसे कहाँ पे यूज करना है, किस सिनेरियो में। हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो देखो क्या होगा, जैसे हमने गिट इनिट चलाया, अब देखो इस प्रोजेक्ट में, देखो यहाँ पे देखो गिट नाम का एक फोल्डर बन गया डॉट गिट करके, Yes. नहीं, ठीक है। हमारे में दिख भी रहा है, हम इसको ओपन, शायद में भी ना आप चलाएंगे तो शायद आप में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? हम लोगों ने Setting of बताया view. था कि बीएस हाँ कोड बताया में था। बेसिकली क्या है, कुछ फाइल कुछ टाइप के जो फोल्डर होते हैं उसको ना वो हाइड करके रखा होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो आप बीएस कोड की सेटिंग में जाके कर सकते हैं। आपको अपने से भी नहीं होता है तो आप उस वीडियो में उस पार्टिकुलर सेक्शन में चले जाइए, क्या डिस्कस कर, ठीक है। अब क्या करना होगा कि हमने इनिशियलाइज तो कर दिया है, बट Git अब हमें stage. क्या है, देखो ना गिट में बेसिकली 3 स्टेज होते हैं, नहीं, कितने स्टेज होते हैं गिट? 3. एक गिट, अगर हमें अपने प्रोजेक्ट को गिट इनिशियलाइज करना है तो कितने स्टेप में करना होता है हमें? पहले तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, पहला स्टेप, नहीं, इनिशियलाइज किस डायरेक्टरी में करना है? देखो डायरेक्टरी, पूरा फोल्डर, और क्या है, File. रिपोजिटरी, ठीक है। ये पेजिंग 3 भी करना वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो बस अलग अलग सिनेरियो बस बदल रहा है, मतलब आप सेम समझिए कि नहीं। फोल्डर को ही हम क्या बोलेंगे, रिपोजिटरी बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या मैंने बताया, मैं ही खुद बोल जा रहा हूँ, ठीक डायरेक्ट क्या? है, डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड इंटरचेंजेबल है, जब भी हम यूज कर रहे हैं तो आप बस समझिएगा कि किसी हम जो कर रहे हैं मतलब एक ही है। तो हमें इनिशियलाइज कहाँ पे करना है गेट को, अपने वर्किंग फोल्डर पे। वर्किंग फोल्डर किसको बोलते हैं, जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, नहीं, तो हम काम तो इसी पोर्टफोलियो वाले फोल्डर में तो कर रहे हैं, सारा कोड तो हम इसी फोल्डर में लिख रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हम गिट किस फोल्डर में इनिशियलाइज करेंगे, जहाँ भी हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हमें ट्रैक करना है, जिस भी वर्क। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, दूसरा स्टेप, स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग ऐड एरिया, नहीं, जहाँ पे हमें क्या करना है, अपने सारे जो भी फाइलें हमें कमिट करनी है, ठीक है, जिसको हमें ट्रैक करना है, उसको हमें स्टेजिंग एरिया में हम ऐड करते हैं। तो स्टेजिंग एरिया में कैसे ऐड करते हैं? Git फाइल command. Git गिट, command. नहीं नहीं भाई, गिट ऐड अब यूज गिट करेंगे, ऐड क्योंकि हाँ, गिट गिट ऐड ऐड, करेंगे ना। ठीक है। अब देखो गिट ऐड मैक्सिमम जगहों पे ना लोग क्या करते हैं कि आप जहां भी देखेंगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो मैक्सिमम जगहों पे आपको ना हमेशा ये देखा जाएगा, देखेंगे लोग ना डॉट लगा देते हैं मैक्सिमम जगहों पे। बट सही तरीका ये पढ़ने का नहीं है, अगर आप सिर्फ यही तरीका जानते हैं तो आप हमेशा ना कुछ गलती कर देंगे। देखो क्या होता है कि अगर आप पार्टिकुलर इस फोल्डर में हैं और आप सारे फोल्डर में गिट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तब तो डॉट से काम चल जाएगा। डॉट क्या शो कर रहा है, सारी फाइल क्या ऑल कर रहा है,
all all file file folder. जितने भी फोल्डर है ना उसमें सब नहीं नहीं, फाइल। करंट फोल्डर को रिप्रेजेंट करा। करंट फोल्डर रिप्रेजेंट मतलब उस फोल्डर के अंदर जितने भी सबको वो मतलब वहां उसको उस फोल्डर के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम एक डॉट लगा रहे हैं। हम डबल डॉट भी लगा सकते हैं, नहीं स्लैश लगा के। अगर हमें एक फोल्डर ऊपर अगर किसी में अगर गेट को इनिशियलाइज करना है, देखो हमने ये चीजें ना सारी चीजें हम लोग डिस्कस तो किए ही थे हमने उस वाले वीडियो में, कि यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना होता है, फाइल का पाथ देना होता है। नहीं, जिस भी फाइल को हमें ऐड करना है, अगर हमें मान लो सिर्फ एक ही फाइल को ऐड करना है, एक ही फोल्डर को ऐड करना है, हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उस फोल्डर का नाम भी दे सकते हैं, या तो फाइल पाथ के थ्रू दे सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हम डायरेक्टली नाम ना लिख के बल्कि हम पाथ देते हैं। तो अगर हमें उसी फोल्डर के अंदर किसी फाइल को ऐड करना है तो डॉट स्लैश लगा के उस फोल्डर का नाम दे देंगे। बट अभी के सिनेरियो में हमें क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर है या फाइल है, सबको क्या करना है, स्टेजिंग एरिया में ऐड करना। नहीं, अब और आपको क्या यस लगेगा सर। कि सर ये तो हमेशा ही होगा ना, हर बार हम क्या करेंगे, जब भी प्रोजेक्ट को पुश करेंगे तो ऑब्वियस बात है सारे फोल्डर को तो ऐड करेंगे करेंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं है कि जब आप बैकएंड में बनाते हैं ना, तो बहुत सारे आप एपीआई यूज करेंगे। एपीआई यूज कैसे होते हैं, एपीआई की मिलता है आपको, ठीक है, वो जो कि सीक्रेट होता है, वो जिसके पास होगा उस एपीआई का यूज करते, तो पार्टिकुलर हर एक लोगों के लिए अलग अलग होता है। वैसे हम उसके लिए हम env फाइल बनाते हैं। उस फाइल को हम पुश नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिट हब पे जो कुछ भी जाएगा उसको कोई भी देख सकता है। नहीं, इस फाइल को ओपन करके हर कोड को देख सकता है। क्लियर। तो यस ये सर। चीजें बड़ा ध्यान देना है आपको, इसीलिए ना बहुत सारे लोग क्या है, सीखने के बाद भी ना आपको यूज सही तरीके से ही करना है। कि आपको डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी फाइल को पब्लिक बनाना है, कौन सी फाइल को नहीं बनाना है, मतलब कौन सी फाइल को पुश करना है, ठीक है। इसमें आगे चल के हम लोग अभी नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, गिट इग्नोर करके ना एक फाइल होती है, ठीक है, फोल्डर होता है, जिसमें हम बना लेते हैं। फिर जो जो फाइल या फोल्डर हमें नहीं पुश करना होता है, हम क्या करते हैं, डॉट जैसे भी गिट है उसी तरीके से डॉट गिट इग्नोर करके एक फोल्डर बना लेते हैं। फिर उसमें हम उस सारे फोल्डर और फाइल का नाम लिख देते हैं। मैंने डिस्कस नहीं किया था वहां पे, क्योंकि आगे चल के पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा दोबारा, क्योंकि हमें ये चीजें बार बार इसी बहाने प्रैक्टिस भी हो जाया करेगी आपकी, क्योंकि आप लोग तो अपने से प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, मुझे पता है। जैसे कि आज लोग एक बार रिवाइज ही हो जा रहा है, वैसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करते ही रहेंगे हम लोग, और हर बार कुछ नया नया सीखते रहेंगे जहाँ भी आएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमें जो फोल्डर नहीं ऐड करना है या फाइल नहीं ऐड करना है, गिटहब पे नहीं पुश करना है, उसको हम क्या करेंगे, गिट डॉट गिट इग्नोर कैसे लिखना होता है अभी हम लोग देख लेंगे आगे, या फिर इसी प्रोजेक्ट में याद दिलाइएगा। कुछ चीजें जब पुश नहीं करनी होगी, क्योंकि बार बार पुश करना ही है, तो एक बार देख लेंगे अभी उसको बना के, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अपने सारे प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी फाइल एंड फोल्डर है, सबको हम क्या करते हैं, स्टेजिंग एरिया में पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल डॉट लगा रहे हैं। बट आपको ध्यान क्या है, मैं यहाँ पे इतना ज्यादा फोकस क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बार गलती होगी अब, क्योंकि ना मल्टीपल टाइम क्या होता है ना, कोई यहाँ पे इतना फोकस भी नहीं करता है, और हम पढ़ते हैं ना, क्योंकि मुझे याद है जब हम पढ़ रहे थे तो बहुत बार गलती हो रही थी हमसे। नहीं, क्योंकि हम सब लोग यही बोलते हैं डॉट लगा के सारे पोस्ट करते हैं, बट डॉट लगा ही क्यों रहे, नहीं, या तो लोग डॉट लगा देंगे, या तो एक कोई चीज करना हो तो फाइल का नाम दे देते हैं, दो ही सिनेरियो बस बताते हैं। बट ये दोनों सिनेरियो सही तरीका नहीं पढ़ाने का, काम हो जाएगा आपका, नहीं। जैसे कि हम लोग फाइल पाथ इतना डिटेल में पढ़े, और उसमें सोचो कितनी बार गलतियां हो रही थी। नहीं, पहले भी आप लोग क्या कर रहे थे, सिंपल नाम दे के फाइल पाथ कर रहे थे, नहीं। ललिता जी हमारे यस साथ हैं, सर। वो पहले सपोर्ट करे थे, और उनको लग रहा था सर ये हमारा तो ऐसे ही काम हो जाता है, बट हाँ लेकिन सर। मल्टीपल सिनेरियो में क्या होगा, आपका कोड फेल हो जाएगा। यस नहीं, सर। तो इसलिए हमें सही तरीका सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम, मैंने क्या बोला कि मेरा काम ये नहीं कि आप ना, आपको बस अलग अलग सिनेरियो की बस प्रैक्टिस करो, बट हम जो चीजें यूज कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ये समझ जाओ, बाकी प्रैक्टिस आप करिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, अभी डॉट लगा के मैंने बता दिया, बट मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कुछ भी हमें ऐड करना होता है उसका फाइल पाथ देते हैं, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस आपको करना, प्रैक्टिस अपने से नहीं समझ पा रहे हो तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हमने पाथ के साथ प्रैक्टिस करवाई है। जो लोग शुरू से हम अटेंड करते आ रहे हैं उनको पता है।
कि कैसे हम फाइल का पाथ दे दे के हम गिट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी डर लगा के, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है नहीं, हर चीज को बार बार तो देखो रिवाइज किया नहीं जा सकता। इसलिए बोला यस कोई सर। भी क्लास ना मिस मत करो, क्योंकि आगे चल कर ना कोई भी पार्टिकुलर हर एक क्लास में कुछ नया नया तो हम लोग करते ही रहते हैं। कुछ निकाल लीजिए रिटर्न। चलो इंटर मैंने किया, तो अब क्या हुआ देखो, अब ये सारे फाइल क्या है, ये स्टेजिंग एरिया में देखो एक एक क्या है, ऐड हो गए। नहीं देखो, एक हर एक फाइल के अंदर क्या होगा, ए ऐड हो गए। ठीक है, कुछ फोल्डर ऐसे होते हैं जो एम्प्टी होते हैं, इसमें कोई फोल्डर हमने बना नहीं रखा है, बट उसमें देखो जैसे एसेट के सामने ए नहीं लगा हुआ, क्योंकि उसमें गिट शायद काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, ये हमने वहां पे डिस्कस किया था नहीं, कि एम्प्टी फोल्डर में गिट इनिशियलाइज नहीं होता है। करना है तो हमें एक स्पेशल फाइल बना देना होता है, फिर जाकर ऐड होता है। अदरवाइज गिट हमेशा कोई ऐसे फोल्डर में इनिशियलाइज होता है जिसमें कुछ फाइलें ऑलरेडी हो। ठीक है, तो इसलिए देखो क्या है, इस फाइल में सारे फाइल को इसमें गिट इनिशियलाइज हो गया। बट अभी भी क्या है कि इनिशियलाइज हुआ है, बट गिट ना स्नैपशॉट जो मैं बोला था, कि अल्टीमेटली इस पूरे कोड का स्नैपशॉट भी गिट वाले फोल्डर में ऐड हुआ नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो स्टेजिंग एरिया है इसको क्या करना होगा, पूरे चीज कमिट करना होगा। जब हम कमिट कर देते हैं, फिर क्या करता है, जिस भी कोड को हम कमिट करते हैं उतने कोड का क्या करता है गिट, उतने का स्नैपशॉट लेके अपने पास स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो कमिट करना जरूरी है। क्लियर, तो कमिट करने के लिए भी हमें कोड कमांड चलाना हो। कौन सा कमांड चलाते हैं, git commit -m और फिर स्ट्रिंग में जो भी मैथ कमिट करना एवरीथिंग। है वो लिखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है ट्राई करिए, ये बस सिर्फ 3 कमिट मैसेज देख लीजिए। डिटेल में डिस्कशन तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम लगता है। पूरा ये चीज हम लोगों ने एक लेक्चर में 1.5 घंटे में डिस्कस किया था। तो गिट कमिट और हाइफन हाइफ एम, हाइफन एम। स्पेस हाइफन एम लगाते हैं। ये क्यों हाँ। लगाते हैं, आप वहां पे हम लोगों ने देखा था, कमांड टर्मिनल पढ़ रहे थे, तो हाइफन लगाने से क्या मतलब होता है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, क्योंकि हमें बाद में शायद में भी जो भी हम कमिट कर रहे हैं उसको चेक भी करना हो, हाँ उसको देखना भी हो, तो इसलिए हमें किसी न किसी नाम से इसको कमिट करना है, ताकि जब अगर हमें वापस आना हो उस पार्टिकुलर कमिट पे, जैसे कि हम एक कोड में कई बार कमिट करेंगे नहीं, अलग अलग सेक्शन का कमिट जब कर रहे हैं तो कई सारे कमिट होंगे। तो अगर मान लो इस पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते 20 कमिट कर दिए, तो जब हम 20वें कमिट पे होंगे और मैं देखना चाहूंगा कि आज पहले कमिट में ना हमने क्या कोड किया था। ठीक है, पहले कमिट में कितना कोड किया था, अगर ये देखना चाहे तो हमें उस कमिट पे जाना होगा। जाने के लिए सबसे पहले हमें बताना तो होगा कि हमें कौन से कमिट पे जाना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब कमिट कर रहे होते हैं तो हम मैसेज भी दे देते हैं साथ में, ताकि अगर दोबारा हमें इस कमिट के पास आना है, इस कमिट को सर्च करना है, तो हम इसी मैसेज वाले कमिट से जान सके कि हम इस कोड में ना, इसलिए हमें इस कमिट पे जाना है। ठीक है, तो उस कमिट में हमने किया क्या, क्योंकि आपको याद तो नहीं रहेगा ना हर बार कि आपने इस कोड इसमें क्या क्या चीजें कमिट किया है आपने। जब 20 बार सोचो आप, हम मान लो 1 महीना, क्योंकि प्रोजेक्ट तो ऐसे ही होते हैं ना, एक एक महीना 2 2 महीना एक ही प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो 1 महीने पहले जो कमिट किया है आपने, 2 महीने बाद आपको याद तो नहीं रहेगा उसमें पार्टिकुलर हमने क्या कमिट किया था। हम क्या करते हैं, मैसेज में ऐसा कुछ लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या चीजें ना कमिट किया था। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पे लिखना था। आप बताओ क्या मैसेज किया जाए, ताकि हम लोग ना अगर मान लो 10 दिन बाद ये जब कमिट देखें तो हमें पता चल जाए कि हम पहला कमिट किए थे और उसमें क्या कोड कमिट किए थे, नहीं क्या चीज कमिट किए थे। तो वो मैसेज देना है, बताओ कैसे लिखेंगे, क्योंकि लिखना तो है, कुछ भी लिख सकते हैं लिखने को तो। आप सिंपल हाई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ना स्पेसिफिक लिखना ही है। बट हम मैसेज लिख ही क्यों रहे हैं, ये जान गए हम कि हम मैसेज लिख रहे हैं, ताकि उस मैसेज को पढ़ के हमें पता चल जाए कि हमने कमिट जो चीजें किया है, क्या चीजें कमिट किया है। क्योंकि बार बार हम हर एक कोड को खोल के ओपन करेंगे तो नहीं देखने वाले हैं, तो कमिट से पढ़ के हमें पता चल जाए कि उसमें हमने क्या किया। तो बताओ उसके बेस पे
सब लोग तो पढ़ ही रहे, इतना तो आप सोच ही सकते, इतना एलिब्रेट करने का ही। हेडर क्या लिखेंगे बताओ, तो हेडर कुछ सोचो, बताओ, अलग अलग ऑप्शन बताइए। एक लोग बोल दिया इन्होंने हेडर लिख फर्स्ट दीजिए। फर्स्ट डे फर्स्ट कमिट। कमिट सर, फर्स्ट कमिट। फर्स्ट डे कमिट, हाँ। अभी अपने प्रोजेक्ट के लिए काम चल जाएगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कितने दिन हम प्रोजेक्ट करेंगे, डे वाइज भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। इनिशियल कमिट बट फॉर इससे हमें डे का पता चल रहा, बट क्या पहले डे में पढ़ा था या क्या हमने किया, वो कोई पता चल रहा है? फर्स्ट डे सर होम पोर्टफोलियो सर पेज, कमिट। हम्म। सर ऐसा लिख होम सकते पेज, हैं। होम पेज। होम पेज। और बताओ भाई, और कौन कौन है यहाँ पे? बताओ, सोच के बताओ। सर हाँ हेडर पे काम करेंगे ना अभी तो, हाँ हेड ये अभी इसमें हमने अपन जो हेडर जो बनाएंगे ना। करेंगे नहीं, हम क्योंकि इतना पार्टिकुलर क्यों ही कर रहे हैं ना, करेंगे तो फिर हम्म से कमिट कर लेंगे। अभी जितना हमने कोड किया है, जो कुछ भी कर रहे हैं, हम्म कर चुके हैं, क्योंकि इसी को तो हम कमिट कर रहे हैं। तो अभी हाँ तक तो हमने ऐसा जो लिख कुछ सकते हैं किया है। अपन, हाँ बोलिए। इनिशियल कमिट फॉर स्ट्रक्चर, हेडर स्ट्रक्चर, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, लिख सकते हैं। और कोई मैं बताए? और भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट कमिट ऑफ पोर्टफोलियो हाँ ठीक है। प्रोजेक्ट। ऐसा हाँ तो फिर पहचान कैसे पाएंगे कौन हाँ से ठीक है, इसमें। अच्छी बात, बस यही मैं चारों कब सोच पाऊँ, बताओ। चिराग जी वो आप ऐसे बताओ, ही लिख क्या सकते हैं सर। क्या लिखे? समझ में आ रहा है? कमिट का मैसेज मतलब समझ में आया? आप हम्म। देवांग हाँ जी, सर आ अभिषेक रहा है। शर्मा जी बताओ। अगर आप लोगों को, साक्षी मिश्रा जी हमारे साथ हैं भाई। साक्षी जी पहली बार आप जुड़े हैं, तो अभी कुछ समझ में आया? ये जो चीजें हम लोग डिस्कस किए, पढ़ रखा है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, पहले दिन थोड़ा थोड़ा ही समझ में आता है। जी बताइए कि अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इस पार्टिकुलर हमने कमिट किया है। अब कमिट हम कर रहे हैं एक पार्टिकुलर कोड को, जो भी हमने काम किया है बेसिकली, जो अभी तक काम किया है उसी काम को हम क्या कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, ताकि बाद में हम ये देख सकें, जान सकें कि हमने क्या क्या काम किया था पहले दिन। ठीक है, और उस मैसेज को पढ़ के हमें पता चले। अभी तो फिर वही फोल्डर्स फाइल्स बनाई है, उसमें कोड लिखा है थोड़ा। हाँ बताओ, सेंटेंस तो बता दो, एक 10-15 वर्ड का सेंटेंस बताओ जिसमें हम ना लिखे ऐसा, ताकि हमें पता चले। देखो, ये बस मैं आपकी प्रैक्टिस इनिशियल करूंगा। कमिट, इनिशियल HTML CSS कमिट। नहीं सर ऐसा लिखेंगे। सर इनिशियल, कमिट मैं बता रही हूँ। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। पोल हाँ पोल करवा लो कमिट, प्रदीप जी, बेहतर होगा। क्या आप बोला? अपना सर मैं बता रही हूँ ना। पोल करवा लो, सर पोल। ऐसा अरे लिखेंगे। यार, सर नहीं, पोल की स्ट्रक्चर मैं वर्ड बात तो नहीं कर रहना रहा। चाहिए। अरे देखो, वो सर लिखेंगे फर्स्ट कमेंट हाँ, हेडर। नहीं सर, फर्स्ट कमिट हेडर। हाँ, इससे पता भी तो चलेगा कि फर्स्ट कमेंट हेडर हमने हेडर के लिखा वो है तो पता क्या। है। इसमें हमने हेडर तो कुछ बनाया ही नहीं नहीं सर, है, हमने नहीं हेडर के लिए तो सर कुछ ऐसा कोड नहीं ही नहीं लिखेंगे। किया। सर नहीं इसमें सर मैं हम, स्ट्रक्चर बता रही हूँ, लिखना मेरा तो पड़ेगा। सुन ही रहे हो। हे हाँ सर भगवान। ऐसा बोलो। मैं बता रही हूँ ना। सर मैं बता बता बताओ रही हूँ सर ना। बताओ। हाँ 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 नहीं हाँ। ना बोलिए। बताने दो। हाँ बोलो ना, बोलो सर ललिता जी बोलिए। सर मैं ऐसा बता रही हूँ, ऐसा लिखेंगे अपन। इट इट इज अ फर्स्ट इनिशियल कमिंग फॉर स्ट्रक्चर, और फिर यहाँ पीछे अपन लिख देंगे डे वन, तो उससे अपन को ठीक पता भी है। रहेगा। हाँ ये थोड़ा है ना सर। ना क्लोज गई है, ठीक है। तो बस आपको ये बताओ, और ये कोई डेट भी लिख कंपलसरी तो देंगे ऐसा है अपनी नहीं डेट पे। कि रिक्वायर्ड आपको ऐसा ही लिखना है, बट आपको ये समझना है हाँ कि हम कमिट का मैसेज इसे लिख रहे हैं, ताकि हमें, या तो देखो आपको तो सब समझ में आ जाएगा, बट जो ये कोड नहीं लिखा है, ठीक है, या जैसे कि ये क्लास नहीं पढ़े हैं, उनको भी ये समझ में आ जाए कि हमने ये कब, जैसे कि ये यस डेटा सर। को हमने पोस्ट कर दिया, तो वहां पे अगर कमिट मैसेज तो देख ही सकते हैं कि पहले कमिट में क्या किया। तो ये जब मैसेज पढ़े तो उनको समझ में आए, अच्छा इसमें हमने ये कमिट किया है, तो अगर मुझे इस टाइप का कुछ देखना है तो हम इस वाले कोड को देख लेते हैं। नहीं, तो बेसिकली आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कि फर्स्ट प्रोजेक्ट कमिट का फॉर हमने स्ट्रक्चर। सेटअप किया है ना, यही तो किया है, हाँ। प्रोजेक्ट का सेटअप ही तो किया है। हाँ तो जनरली, इन जनरली जब सिखाया जाता है तो आपको क्या बोला जाता है, पहला करो तो इनिशियल कमिट लिख दो, ये कर दो, बट कोई लिखने का तरीका नहीं है। बस आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है कि जो भी काम आप कमिट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कोड कर रहे हैं, जो भी आपने काम किया, इसलिए क्या है कि कमिटमेंट, जो कमिट करेंगे हर बार में आपको कितने, जो मल्टीपल कमिट की मैं बात कर रहा हूँ,
तो आपको ना छोटे छोटे काम को कमिट करते रहना है। कि जैसे ही आपने कोई एक फीचर ऐड कर दिया या कोई एक सेक्शन में ना, जैसे कि CSS कोड ही लिख दिया या फिर HTML कोड ही लिख दिया, उसको कमिट करते रहना। नहीं, अगर कोई यस सर। कोई नया फीचर ऐड करे तो कमिट ना मल्टीपल कमिट हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट में शायद 100, 150, 200, आप गिटहब पे जाएंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखेंगे जहाँ पे 300-300 कमिट हो जाते हैं। तो कमिट कोई लिमिटेड नहीं है कि आपको 10 ही कमिट करना है, 5 ही कमिट करना है, एक ही कमिट करना है। इसलिए ना आपको हर दिन हम कमिट करेंगे, हर दिन आपको करना है, हर दिन के काम को कमिट करना है। कुछ ना कुछ तो हर दिन हम ऐड करेंगे करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो जितना भी चीजें हम ऐड करें उसको क्या करना है, कमिट करते हैं। क्लियर? तो आज हमने जितना काम किया है क्या है, प्रोजेक्ट का सेटअप किया है। नहीं, यस सर। हाँ प्रोजेक्ट का हाँ, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट सेटअप, ठीक है, सिंपल लिख देते हैं। अब देखो ये कोई ऐसा नहीं कि जो लिख रहा हूँ सही है, ये आपको अपनी भाषा में आपको समझना है, और सिर्फ आपको ही नहीं समझना, सेंटेंस ऐसा लिखना है कि दूसरे कोई को भी समझ में आए। क्योंकि आपकी डायरेक्टरी गिटहब पे होगी, कोई भी पढ़ेगा, कोई भी देखेगा, ठीक है। तो सिर्फ अपने समझने के लिए बस कमिट मत लिख देना मैसेज कि डे 1 हम लिख दे रहे हैं। डे 1 से हम लोग समझेंगे कि डे 1 में हमने ये कोड किया। डे 1 है क्या? नहीं। तो अगर हमें मान लो पार्टिकुलर फिर भी यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो वहां पे के लिए हम ना लिख सकते हैं, नहीं कि डे 1 लिख देते हैं ताकि लोगों को लगे कि अच्छा इसमें कई मल्टीपल डे में हमने ये किया है, ठीक है। तो चलो कर ही देते हैं, लोग डे 1 भी करते हैं, कीवर्ड हमारा है डे 1, ताकि लोगों को ना ये समझ में आए कि डे 1 में हमने ये चीजें कोड किया है, ठीक है। तो देखो समझ में आ रहा है कि हम क्यों लिख रहे हैं और उसके पीछे का रीजन क्या, ठीक है। डे 1, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। ठीक है, पोर्टफोलियो। और आपको अब आज के बाद हर दिन के काम को, और ये जितना चीजें मैंने करवाया इसकी तो प्रैक्टिस करनी, बट आपको अलग से ना सेम अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस, हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। बट आपको क्या करना है, आप अपनी वेबसाइट के लिए अलग से फोल्डर स्ट्रक्चर बनाइएगा, उसमें आपको अपना अपना कोड करना है सबको, ठीक है, ताकि लास्ट में आप सब लोग अपने गिटहब पे पोस्ट करना है, ऐसे जैसे ये काम कर रहे हैं यहाँ पे सीख रहे हैं। क्योंकि मल्टीपल टाइम आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा मत पढ़ो, बट जो पढ़ रहे हो ना प्रैक्टिस करते हो। सारा खत्म करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, अगर आपके पास इतना टाइम है तो। अगर और भी कम टाइम में आपको पढ़ना है तब तो बात अलग है। अगर आपके पास 3 ही 4 महीने टाइम है फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, तब तो देखो मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा उतने में। क्योंकि मैं तो एक स्टेप बाय स्टेप ही जाऊँ, क्योंकि एक ही बार मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा पढ़ाऊँ कि ताकि कोई भी बेसिक इंसान भी आए, देख के सीख जाए, ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट डे, डे 1 पोर्टफोलियो सेटअप, वेबसाइट, प्रोजेक्ट सेटअप। ठीक है, वेबसाइट प्रोजेक्ट सेट, ठीक है। प्रोजेक्ट सेटअप ही लिख देते हैं, चलो। बाकी ठीक है, आप अपने इसको तो चेंज कर सकते हैं, बाद में भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बट मल्टीपल बार आके अब देखो हमने कर दिया, अब सिंपल क्या करेंगे, हमने एंटर। कर दिया। तो देखो अब क्या होगा कि अब हमने कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद अब इसमें जो कुछ भी चेंज करेंगे हम सब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमने पहले क्या किया था, तो ट्रैक किया जा सकता है। अब इस प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, जैसे कि बाकी लोग, अभी आप लोग जो लोग हैं कहो तो कर दो, लेकिन अभी देखो ना, क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं, हम जानते तो है नहीं, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को एक जगह पे मैं रखना भी नहीं चाह रहा, उतने लोगों को मैनेज भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट कुछ लोग सीरियस लोग हो जाए तो जो सेकेंड प्रोजेक्ट होंगे ना, उसमें सीरियस लोगों के साथ ही हम लाइव करेंगे, तो वहां पे करेंगे कोलेबोरेशन, ठीक है। कि जो क्योंकि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर अभी आप लोग इंडिविजुअली करिए, कोलेबोरेशन वाला काम नहीं करेंगे कि एक ही प्रोजेक्ट में सब लोगों को मैंने ऐड कर दिया। कर सकते हैं 50-100 लोग एक साथ काम कर सकते हैं हम लोग। तो जितने भी सीरियस लोग होंगे सबके साथ करेंगे सेकेंड प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो बड़ा भी होगा तो वो करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि अगर हमें देखना होता है, चेक करना होता है कि हमने जो कमिट किया है, क्या कमिट किया है, किस नाम से किया है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे अभी ये सारे टर्मिनल को हमें क्लीन करना है, तो क्लीन करने के तरीके के लिए हमें क्या बताया था, कमांड कुछ बताया था कि आप सिंपली क्या क्लियर कर लिख सकते हो, देंगे। क्लियर लिख दीजिए तो क्लियर होगा, ठीक है। अब हमें देखना क्या है कि हमने जो कमिट किया है वो कमिट क्या किया, ठीक है। तो उसके लिए हम एक गिट लॉग करके यस कमांड है, ये स्टेटस चलाते हैं। तो देखो क्या है कि हमने जो कमिट किया अच्छा था, जो कमिट का देख इसने आईडी दे दिया है, इसी आईडी से ट्रैक किया जाता है, ठीक है। और देन किसने किया है, प्रदीप ने किया है, ठीक है।
मैं हूँ, Yes, मैंने ही sir. कमिट किया था। किस डेट को किया है? ट्यूसडे को किया है, 8 अक्टूबर 22:01 पे हमने किया है। देख रहे हो, सब कुछ पता चल रहा है। ऐसे ही क्या मल्टीपल लोग होंगे तो किसने क्या कमिट किया है सब पता चलेगा नहीं। तो इसलिए गिट कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हमने गिट तो पढ़ लिया, गिटहब पे पोस्ट कर दे कि इसी Yes, चीज sir. को एलिब्रेट करते हैं, पोस्ट वाला काम आपको दे देते हैं नहीं। हाँ जिसको सर, नहीं कर आता देंगे, है, इजी है। हाँ इजी है, सिंपल। आप तो गिटहब पे अगर आपको नहीं आता तो गिटहब वाला ना सेक्शन जरूर देख लीजिएगा, वहां पे तो पढ़ाई है। बट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो बेसिकली हमने क्या किया, हम लोगों ने ये किया है अभी, जो गिट ऐड किया था, तो गिट हमने क्या किया था, जैसा कि हमने बताया कि सिंपल, पहले इसको चला देते हैं। अच्छा, मैंने ये ऐड कर दिया, कोई बात नहीं, चलो। कैंसिल करते हैं यहाँ से अब, क्योंकि मुझे लास्ट में बस थ्योरी समझानी थी, तो समझा देते हैं इसको, यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं, ताकि पेज में मिल जाए। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया था, सिंपली अगर बात करें तो हमने अपने वर्किंग जो डायरेक्टरी थी हमारी, नहीं वर्किंग डायरेक्टरी बोल रहे हैं, मतलब चलो फोल्डर ही बोल रहा हूँ मैं, बट डायरेक्टरी ही समझना, ठीक है। जो हमारा ये फोल्डर था जिसमें मेरी बाहों में। फोल्डर का नाम क्या था हमारा, जिसमें हमने ये बनाया था, पोर्टफोलियो नाम का हमने एक फोल्डर बनाया था, इसी को हमने क्या बनाया था, ये हमारा वर्किंग फोल्डर था। इसी में हमने क्या कमांड चलाया था पहले आके, गिट म्यूट कर लीजिए। इनिट, इनिट। नहीं गिट इनिट Yes. चलाया था। तो हमने अपने वर्किंग फोल्डर में चलाया, फिर उसके बाद हमें क्या करना था, एक दूसरे स्टेज में हमें इसको जो भी चीजें हमें कमिट करनी थी उसको हमें एक स्टेजिंग एरिया में लेके आना था, ठीक है। ये हमारा क्या था, स्टेजिंग एरिया, ठीक है। स्टिचिंग एरिया, वहाँ पे ऐड करना था। ठीक है, स्टेजिंग एरिया, ठीक है। इसमें हमें जिस भी फोल्डर को लेके आना था उसको हमें यहाँ पे क्या करना था, ऐड करना था, ठीक है, स्टेजिंग एरिया में। File ठीक इसके path. लिए है, हमने क्या कमांड चलाया था, Git git add ऐड। file हाँ path. और सारे के लिए वो Dot करंट दिया. के लिए तो डॉट हमने क्या लगाएंगे किया था, अपन। गिट ऐड करके Add हमने ऐड। कमांड चलाया, और उसके बाद हमने यस। क्या किया था, dot डॉट लगाया था, बट डॉट समझने की जरूरत है करंट क्योंकि के हम लिए। पूरे फोल्डर current को folder. कर रहे थे। करंट हम्म। जो भी फोल्डर है जिसको भी हम ऐड करना चाह रहे हैं उसका हमें बेसिकली पाथ दे रहे थे, ठीक है। ओके, और देन हमें फिर क्या करना था कि इसी Git स्टेजिंग commit. एरिया में जितनी भी चीजें हैं उसको हमें कमिट करना था, कमिट, क्योंकि कमिट के बाद ही हम उस चीज का एक स्नैपशॉट हमारे गिट के पास चला जाता ताकि फिर हम उसको ट्रैक करवा सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये रिपोजिटरी बोल सकते हो, नहीं यस। ये रिपोजिटरी क्या बन रही है, जिसमें गिट इनिशियलाइज हो जाता है, कमिट हो जाता है, वो हमारा रिपोजिटरी बेसिकली। अगर हम कमिट कर रहे हैं इसके लिए हमें क्या करना था, इसको हम बोल सकते हैं लोकल रिपोजिटरी, ठीक है, लोकल रिपोजिटरी। क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर में बन रहा है, गिट इनिशियलाइज होगा हमारे कंप्यूटर में तो है, नहीं समझे। यस सर। लोकल हमारा कंप्यूटर तो हमारे यस पास है ना, सर। लोकल ही है हमारे लिए। तो लोकल रिपोजिटरी बन रही है, ठीक है। क्या बन रही है, इस लोकल रिपोजिटरी बनाने के लिए हमें स्टेजिंग एरिया में जो भी है उसको हमें क्या करना होता था, कमिट करना होता है, नहीं यही तो हमने देखा। तो हाँ। कमिट करने के लिए हम क्या किया था, हमने कमिट करने के लिए गिट हमने चलाया था गिट Git commit गिट Commit. कमिट Minus. -m one स्ट्रिंग। -m लगाया था। फिर हमने क्या किया था, मैसेज किया था, कमिट मैसेज। आप यहाँ पे लिख देना मैसेज, हाँ, तो जो भी हम दिया था आप समझो, ये मैसेज तीन कमांड हमने बेसिकली चलाया था, गिट इनिट, गिट ऐड और गिट कमिट। commit. इससे क्या हुआ था कि हमारे वर्किंग फोल्डर में गिट इनिशियलाइज हो जा रहा था, लोकली बेसिकली हमारी एक गिट की रिपोजिटरी बन जा रही थी। बट अभी हमें क्या करना है, क्योंकि जब हमारे पास लोकली हमारा रिपोजिटरी होता है तो हमें सिर्फ उसका एक्सेस हमारे पास ही होता है। तो इसलिए हमें एक और स्टेज इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमें कोलेबोरेशन करना है। तो इस फाइल को जिसमें गिट इनिशियलाइज है उसको ऐसे जगह पे रखना होता है
जहाँ का एक्सेस हमें भी मिल जाए और हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मिल जाए। नहीं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक रिमोट रिमोट रिपोजिटरी की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, रिमोट प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, ठीक है, नहीं, रिमोट यस प्लेटफॉर्म, सर। ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ प्लेटफॉर्म, जो कि क्या है, GitHub। गिट, ठीक है। गिट हब क्या करता है, हमें बस बेसिकली ना एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहां पे ना हम अपने फाइल एंड फोल्डर को, अपने प्रोजेक्ट को रख सकते हैं, ठीक है। और कुछ यस फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड है, तो वहां से उसको एक्सेस करने का, क्लोन करने का बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें गिटहब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है, चौथा स्टेज क्या करना है, कि हमारे पास जो लोकल में फाइल पड़ी हुई है, इसी चीज को हमें क्या करना है, कि इस गिटहब वाले रिमोट पे हमें क्या कर देना है, ऐड पुश करना कर है। देना है, पुश करना हाँ होगा ये। ऐड करने के लिए, ठीक है। यस हमें क्या यस। करना होगा, पुश कर देना होगा। तो अब पुश हाँ कैसे करना है, हमने बता तो रखा ही, बट पुश कमांड चलाना होगा। कमांड चलाने से पहले आपके पास गिटहब का पेज होना जरूरी है। तो गिटहब पे अगर हाँ आपका साइन अप नहीं कर रखा है, तो पहले जाके आपको क्या करना होगा, गिटहब नाम का एक जो वेबसाइट है, इस पर डालिएगा, github.com या कुछ है, गिटहब डालेंगे तो आई जाएगी, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जाकर जैसे सिंपली अब साइन अप करते हैं, साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। साइन अप मांगे तो ईमेल आईडी मांगेगा आपसे, तो ईमेल आईडी डालिए, तो जो भी ईमेल आईडी उसको वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको रिपोजिटरी कैसे बनती है हमने सब बता रखा है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए कि गिटहब पे ना रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, ठीक है, रिपोजिटरी। क्योंकि वहां पे जो रिपोजिटरी होगा, इस रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी को गिटहब के रिपोजिटरी भी तो पुश करना है, किसी पर्टिकुलर फोल्डर में तो पुश करेंगे रिपोजिटरी में। तो रिपोजिटरी पहले बनाते हैं, फिर इसी रिपोजिटरी का एड्रेस हम दे देते हैं पुश करते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं हो पाएगा तो अगली क्लास में यहाँ से शुरू कर लेंगे, बट ट्राई करिएगा कि पिछला ये वीडियो देख के, मैं इस वीडियो को ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, गिटहब वाला वीडियो देख लेता हूँ, ठीक है, तो अब देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग प्रोजेक्ट में सीरियसली काम करना चाह रहे हैं, तो जो लोग नए हैं, क्योंकि कल अटेंड नहीं किया आपने, तो कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया था कि एक वेबसाइट बनाने से पहले हमें शुरुआत कैसे करना है, क्या माइंडसेट रखना है। तो कल वाला वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा नहीं था, तो भी डाल देंगे, ठीक है। बस आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, देखो ना, सच में सच बता रहा हूँ आपको, जो आप जैसे पढ़ रहे हो, देखो ऊपर ऊपर से पढ़ के ना, आपको रियली बता रहा हूँ, लास्ट में आपको फिर से वापस आना ही पड़े, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। क्योंकि लोगों को ना एक लॉजिक बिल्ड करने में 3 साल 4 साल लग जाते हैं, ठीक है। और आपको अगर कोई ये बोल रहा है ना, आप 4 महीने 5 महीने में आप डेवलपर बन जाएंगे विथ लॉजिक, तो सिंपल आपके साथ ना अन्याय कर रहा है, ठीक है। और आप भी ये मान ले रहे हो, क्योंकि देखो टाइम तो देना ही पड़ेगा, नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग सिनेरियो में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं ना, कि आप वापस नहीं आ पाएंगे, मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ। तो या तो देखो आप अपना दिमाग चला लीजिए, नहीं, अच्छी बात है, चलाना चाहिए, बट कुछ चीजों में ना दूसरों से देख के या दूसरों की बातें सुन लेना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारा टाइम, एफर्ट, सब कुछ बच जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर ऊपर ऊपर पढ़ेंगे ना, दोबारा आके फिर बार बार पढ़ेंगे, और आपको जहाँ आप 8 9 महीने में अच्छा एक डेवलपर बन सकते हैं, वो टाइम बढ़ के ना आपका कब 1.5 साल निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको अगर इतना जल्दी लग रहा है ना, सच बता रहा हूँ, कि आपको लग रहा है कि आप जल्दी कर देंगे, जल्दी होगा ही नहीं। अगर आप गलत तरीके से पढ़े तो आपको 1.5 साल तो मिनिमम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जितना बोल रहे हैं आप करते जाइए, और धीरे धीरे ना, क्योंकि देखो ना, नॉलेज हमेशा एक कंपाउंड की तरह काम करता है ना, ये हमेशा याद रखिए, कि आज अगर कुछ चीजें नहीं समझ आ रही ना, शायद 10 दिन बाद 15 दिन बाद ना वो समझ में आना शुरू हो जाएगी। बट पहले दिन ही अगर आप सोचेंगे कि यार अभी मुझे तो जानकारी रख के क्या ही करेंगे, कि रिएक्ट होता है क्या है, नहीं जान के क्या करोगे बताओ आप। इससे लोग क्या होते हैं ना, क्यूरियस होते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, अच्छा देख लेते हैं कि सीरियन काम कैसे करता है, कुकीज काम कैसे करती है, नहीं, अब जान के वो एक बार वीडियो देखेंगे, जानकारी हो जाएगी, 15 दिन में फिर भूल जाएंगे, नहीं, नहीं भूल जाता है, ऐसे ही होता है ना। यूट्यूब पे तो आप सोचो कितने टॉपिक की वीडियो आपने देख रखी है,
बट उस टॉपिक पे कितना समय आप डिस्कस कर सकते हो, सोच के देखो। नहीं तो कोई मतलब नहीं। देखो मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि देखो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी जिसका प्रैक्टिकल ना कर पाओ ना, वो इंफॉर्मेशन लेना एक तरीके से बहुत ही बेकार चीज है। क्यों? देखो नॉलेज कभी बेकार नहीं होती, मुझे भी पता है। बट देखो क्या है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, काम बहुत है आपके पास, नहीं है? खाली तो बैठे नहीं हो ना, तभी तो आप लोग प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हो। हमको मैंने तो जवाब दे किया दे था रहे हो सर। सर कि टाइम ही नहीं है हमारे पास, टाइम ही नहीं बचा, मतलब आप बिजी हो इसीलिए आपके पास टाइम नहीं है। तो बिजी, आपको ना बस सोचना है कि कहाँ पे बिजी है। फालतू के कंटेंट देखने में हम बिजी हैं जिसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो वहां से ना टाइम कट करें। इसलिए मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है, आप 10 10 घंटा बैठ के पढ़ रहे हो, फ्री हो, कुछ और नहीं करना है, फिर पढ़ो, आगे का भी पढ़ो, 10 टॉपिक का पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है कोडिंग सीखने के लिए, वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए, आप 2 घंटा 3 घंटा निकाल रखे हो, ठीक है, आज उसी में आपको सीखना है, तो जितना पढ़ा रहे हैं ना उतना प्रैक्टिस करने में आपका 2 3 घंटा जाने ही जाना। यस सर, ज्यादा ही नहीं मैंने जाएगा किया सर, था आज। ज्यादा ही किए गया। और ज्यादा ही। यस जाएगा। सर, तो मैंने इसीलिए और बोला डेढ़ ना ज्यादा कि घंटे जाएगा। आप बनाए। ना, अगर या तो मेरी बात मान लीजिए, या तो मैं, दो कंडीशन है, या तो आप फुल टाइमर हैं, फुल टाइम में आप सीख रहे हैं, आप 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 10 घंटा इतना कैपेबिलिटी है, तो 4 महीने में फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, ठीक है। लॉजिक नहीं काम करेगा, बट फंक्शन ऐड करना शुरू कर देंगे। बट इतना टाइम देना ना, वो भी आपकी एज ग्रुप में। देखो मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जिस एज ग्रुप में आप हैं, अब चाह के भी है ना उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास नहीं है, तो आप इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाले, ठीक है। तो या तो देखो थोड़ा सा कड़वी बात है, बट ये फैक्ट। हम भी कॉलेज में थे, हमारे भी सीनियर बोलते थे पास हो जाओगे, फिर ना उसके बाद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर इसलिए अभी मेहनत कर लो। कितना भी हमें क्या लगता था, अरे सब बढ़िया ही होगा, बढ़िया ही होगा, और सबको यही लगता है, ठीक है। आप कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो ट्राई करिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उस पर चलने की कोशिश करिए। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आपसे कुछ 2 4 5 साल का तो ज्यादा एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है कुछ चीजें तो आपका मैं टाइम बचा ही सकता हूँ, जहाँ पे आप गलती करके सीखेंगे वो पहले मैं आपको, इसलिए बोलो कि अगर आपके पास 2 ही 3 घंटा देना है वेब डेवलपमेंट, तो आप नहीं प्रैक्टिस करिए जितना मैं आपको बताऊँ, और ये मान के चलिए कि आपको 6 7 महीना टाइम लगेगा ही लगेगा। नहीं तो ऐसा गोल मत बना दीजिए कि 3 महीने में आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए, ठीक है। टाइम दे रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा, तो गोल क्या बना रखा है, 3 महीने में फुल स्टैक वेब डेवलपर बने, तो पॉसिबल नहीं, नहीं। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि दोनों से नहीं होगा, कि आराम से दीजिए, 8 9 महीने बाद आपके पास कैरियर होगा, ठीक है, वेब डेवलपमेंट में अप्लाई करिए, जॉब लीजिए, काम करिए, ठीक है। तो इतना काम करिएगा, पोस्ट वाला काम कर लेंगे तो आई मुझे लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, अदरवाइज तो ठीक है, हमारा तो काम ही, हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसी उसी माइंडसेट से पढ़ रहे हो आप लोग कि ठीक है, आएंगे सुनेंगे चले जाएंगे, तब तो अच्छी बात है। बट ट्राई करिए, नहीं होगा तो आप पूछिए, हमें भी अच्छा लगता है एक्सप्लेन करने में, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। आप पूछोगे तो बल्कि आप अच्छी ही बात है ना कि आपने मेहनत करके आए, ट्राई करेंगे तभी आप पूछ पाएंगे, ठीक है। चलो, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आप प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, कल 8:30 में, ठीक है। अच्छा, नवरात्र में नवमी को छुट्टी कर दिया जाए, आज ही हम लोग नहीं सोच सर, रहे थे। कर लेते। बता, आप घूमने जाते हो, हम लोग मेला वेला देखने जा रहे हैं, नहीं ना, कोई जरूरत नहीं है ना, चलो तो फिर नहीं करेंगे। कर लेते हैं सर, टाइम वेस्ट होगा और क्या। कर लेते हैं, कौन बोल रहा है भाई, कर लेते हैं। आदित्य मैं सर। जैसे आदित्य जी, ठीक है, उस दिन ना कम कर लेंगे टाइम, आप 9 PM से पहले कौन ही देखता है, नहीं तो ऐसा कर लेंगे, उस दिन 8 से 9 कर लेंगे, इससे देखो फ्लो मत एक ही तोड़ो। घंटे का कर लीजिएगा सर, हाँ, बस 1 घंटे का। कंसिस्टेंसी ना ब्रेक मत करिए, क्योंकि आप नहीं ना तो फिर 20 ही पूरा ही मिनट गैप हो कोड करिए, जाएगा। देखो कोडिंग में सबसे जरूरी क्या चाहिए ना, आप हर दिन ना अपना लैपटॉप ओपन करिए, फोल्डर में जाइए, कुछ ना कुछ कोड कर दीजिए, बस इतना दिमाग में रखिए कि 10 ही मिनट के लिए खोलो जरूर, 20 मिनट के लिए, यस। इतना बस याद रखिए, बस
उसके बाद तो सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपने आप टाइम बढ़ा देंगे, आपको मजा भी आने लगेगा। बट आप लीव कर जाएंगे ना कि यार ठीक है यार, 10 दिन बाद, 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं, फिर से आके कर लेंगे। फिर तो आप क्लास भी बहुत आगे निकल चुकी होगी। आपके समय में तो ऐसा है ना कि आप देखना धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट में अगर आपने 10 क्लास मिस कर दिया, फिर तो आप पूरा जावास्क्रिप्ट, इवन आप फिर तो वेब डेवलपमेंट फिर से शुरू करना पड़ेगा आपको, फिर आपको लगेगा यार बड़ा टफ। इसीलिए ना ट्राई करना। क्योंकि देखो यहाँ पे भी जो पहले दिन से अटेंड कर रहे हैं, भले वो 0 लेवल से थे, सब समझ में आ रहा है उनको, नहीं क्योंकि हमें तो पता है ना हमने क्या पढ़ाया है। तो वैसे ही कि आप ना बस मिस मत करिए, बाकी ठीक है, प्रैक्टिस कर पा रहे हैं अच्छी बातें, नहीं कर पा रहे हैं तो भी बस क्लास मत मिस करिए। ठीक है, क्लास में इतना दिमाग खुद ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ओके, बाय। ओके, गुड नाइट।